नेता चौधरी जी हैं, जुटे रहो। यही बेटे को पार लगाएंगे और गन्ने का भाव 400 के पार दिलाएंगे। जय राष्ट्रीय लोक दल। सामने योगेश जी के पिताजी बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, तो मैं प्रस्ताव करता हूँ योगेश जी का मनोनीत किया जाए। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, इनके बारे में क्या कहा जाए, शब्द बहुत छोटे क्योंकि व्यक्तित्व नहीं, ये तो एक विचारधारा थी जिससे प्रभावित होकर के हम आज यहाँ बैठे हैं। और उन्होंने क्या कार्य किए किसान मजदूर कमेरों के लिए, वो जो खुले में आसमान में जो मजदूरी करते हैं उनके लिए। नहीं, मेरे से तो कोई शब्द बोले जा नहीं थे क्योंकि मैं तो अंदर से बड़ा वो हो रहा हूँ, क्योंकि मैं चौधरी साहब के साथ मेरे ताऊ जी ने काम किया और इस गांव ने, कपराना गांव ने सारी जिंदगी बड़ा एहसान रखा हम पे। हमारी जो थी उससे भी ज्यादा काम किया और उनका सांगवान जी को MP बनाने में बहुत बड़ा योगदान मोदीनगर की तरफ से है। तो किया जा रहा है, उसमें सभा के आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत ही सम्मानित आदरणीय पंडित राम आश्रय शर्मा जी, हमारे आदरणीय श्री तेजपाल जी, ओडी त्यागी जी, वरिष्ठ नेता सतेंद्र तोमर जी, सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अमरजीत सिंह बिड्डी जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय बड़े भाई अजयवीर एडवोकेट जी, क्षेत्रीय महासचिव योगेंद्र सिंह पतला जी, हमारे जिले के अध्यक्ष अमित त्यागी जी, आदरणीय उमेद भाई जी, अजीत भाई जी, अरुण भाई, तेजवीर सिंह दबाना जी, और कोई नाम छूट गया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज इस किसान गोष्ठी के पास कैसे पहुंचे और वो जो सपना देखते थे गांव, गरीब, मजदूर, किसान, कमेरा वर्ग के लिए, वो चीजें लोगों तक कैसे पहुंचे। इस गोष्ठी का आयोजन का एक यही मकसद है। वो हमें एक विचारधारा छोड़ के गए हैं हमारे लिए, उसके बाद उनके सपनों को श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी ने पूरा किया और आज हमारे पास एक बेहतरीन, बहुत ही पार्लियामेंट में आज एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड एक हमारे नेता हैं आदरणीय चौधरी जैन जी, जो उनके सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो हमें उनकी विचारधारा को समझना है, पढ़ना है, उस पर चलना है और हमारे नेता आदरणीय चौधरी जैन जी के हाथों को मजबूत करने का काम करना है। तभी इस किसान गोष्ठी का जो मकसद है हम सब उसमें कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोक। की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय लोकदल के तमाम पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और सम्मानित सदन, चौधरी साहब के बारे में कहना ऐसा होगा सूरज को दिया दिखाने के बराबर बात होगी। उनके बारे में तो व्याख्यान करना ही मुश्किल है, सुबह से शाम तक उनके बारे में बोल सकते हैं और हम तो उनके अनुयायी हैं, लेकिन हमने कभी उनके दर्शन नहीं करे क्योंकि हम राजनीति में बहुत टाइम बाद आए, उम्र भी इतनी नहीं थी, लेकिन हमने अपनी राजनीति की शुरुआत चौधरी अजीत सिंह जी के पैरों का हाथ लगा के करी और इस राष्ट्रीय लोकदल से हमने शुरुआत करी। तो चौधरी साहब की जो विचारधारा थी वो किसान और मजदूर को साथ में लेकर के चलने की थी। आज जो ये जमीन के मालिक बनाने का अगर अधिकार आपको किसी ने दिया तो वो चौधरी चरण सिंह ने दिया। पंडित नेहरू सहकारिता खेती का प्रस्ताव लाना चाह रहे थे, चौधरी साहब ने उसका विरोध करा तो ये जमीन सब पे मिली, चाहे वो कोई भी बिरादरी हो, सैन समाज हो, त्यागी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, जितनी तमाम बिरादरी थी जो अब किसान खेती है वो सब चौधरी साहब की देन है। हम लोगों को चौधरी साहब की विचारधारा को मिलकर आगे बढ़ाना है और उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है और आदरणीय जैन चौधरी जी के हाथ मजबूत करना है। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकदल। इस सभा के अध्यक्ष जी, हमारे ताऊ जी, योगेश जी के पिताजी, हमारे बीच में बैठे हुए आज के माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बीच में पूर्व चेयरमैन नगर पालिका परिषद मोदीनगर पंडित राम आश्रय शर्मा जी,
हमारे बीच में बैठे हुए उत्तर प्रदेश सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पूर्व चेयरमैन भाई अमरजीत सिंह बिट्टी जी, हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकदल के 4 बार अध्यक्ष रहे और राष्ट्रीय सचिव आदरणीय तेजपाल सिंह जी, चौधरी तेजपाल जी, आज इस सभा में आए हुए हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय अमित त्यागी शर्मा जी, हमारे बीच में राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी एडवोकेट अजय सिंह जी, उत्तर प्रदेश में सचिव का स्थान रखते हैं माननीय ओडी त्यागी जी, वरिष्ठ नेता श्री सत्येंद्र तोमर जी, भाई योगेंद्र जी पटना से, डॉक्टर पूनम गर्ग जी, भाई ललित सैन जी, भाई जो आज संचालन कर रहे हैं बड़ी अच्छी तरीके से भाई अशोक पपराना जी, आज के इस आयोजक आजो भाई योगेश जी, बहुत अच्छा आज के आयोजक है, धन्यवाद भाई बहुत बहुत, भाई उमेश जी, हमारे शर्मा जी, विधानसभा के अध्यक्ष भाई अजीत जी, प्रोफेसर मंच के जिला अध्यक्ष भाई अरुण दहिया जी, जिले के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई तेजपी डबाना जी, बदौला गांव जहां चौधरी अजीत सिंह जी का जन्म हुआ वहां से आए हुए हमारे भाई चौधरी साहब, भाई क्या नामित बात निकल गया, प्रधान जी, और भाई देवा जी अपराधी सजलगढ़ से आए हुए, युवा के अध्यक्ष गुलेरिया जी, सभी बैठे हुए मेरे सम्मानित साथियों, एक दो पत्रकार भी आए हुए, इनका भी धन्यवाद और स्वागत है मंच पर। ये चौधरी साहब के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जो 122वीं जयंती चौधरी चरण सिंह जी की पूरे भारत से मनाई जा रही है, उसकी पूर्व संध्या पर जो प्रोग्राम रखा है उसमें आए हुए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं भी एक उन भाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हूँ कि जिनको चौधरी साहब के चरण छूने का मौका मिला। ये सौभाग्य हमें चौधरी महिपाल सिंह की वजह से, वो जा रहे थे दिल्ली, हमने कहा भाई साहब हमें भी ले चलो, हम भी चौधरी साहब के दर्शन करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा ठीक है भाई आ जाओ। हम गए चौधरी साहब के दर्शन करने के लिए। मैं उस आदमी का नाम नहीं लूँगा कि जब हम वहाँ पहुँचे तो हम जैसे ही खड़े हुए तो एक बहुत बड़ी गाड़ी आई, और उस गाड़ी में एक ठाड़ा सा आदमी आया 7 फुटा, और वो गाड़ी जैसे अंदर आई तो वो आए, उतर के जैसे आए, उन्होंने करतार सिंह जी तो उनके पिए थे, उनसे कहा अरे भाई करतार सिंह कि हाँ जी साहब, कि अरे भाई मुझे चौधरी साहब से कहो जरा जल्दी मिलना है। उन्होंने कहा अच्छा भाई मैं जाता हूँ जी। चौधरी साहब उठ के सुबह सुबह आदत थी चौधरी साहब को, वो घूमते थे, पार्क में घूम रहे थे, अंदर ही जो पार्क था, पार्क तो वहीं तो घूम रहे थे। उन्होंने कहा चौधरी साहब हाँ, कि वो उत्तर प्रदेश उसके हरियाणा के मुख्यमंत्री आए आपसे मिलने के लिए। नाम बताया चौधरी देवीलाल। उन्होंने कहा ठीक है जी आता हूँ। उनको देवीलाल जी को इतनी जल्दी थी कि उन्होंने 2 मिनट हुए नहीं कि फिर ये कह दिया कि भाई जरा करतार सिंह आज मुझे जल्दी है, थोड़ा कहो चौधरी साहब से मिलना है। तो मैं जी फिर जाता हूँ, वो फिर चले गए। और जैसे ही जो है वो उनको इतनी जल्दी थी कि 1 मिनट हुआ नहीं कि तीसरी बार फिर उन्होंने कह दिया अरे भाई चौधरी साहब आते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अब ये बात चौधरी साहब ने सुन ली, जैसी बैठने के निकले थे चौधरी साहब और मैं सुन ली। भाई मुझे वो बात आज ऐसी लगती है राजेंद्र जी जैसे ये बात कल की हो। वो जैसे ही चौधरी देवीलाल जी ऐसे झुके तो चौधरी साहब ने कहा क्या बात है, क्या बात है? मैंने कहा कुछ नहीं चौधरी साहब, आपके दर्शन करने आया था। ये दर्शन करने आया था? किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं मिल रहा है, एसी में लौटा दिल्ली में, इसलिए क्या मुख्यमंत्री बनाया था, अब क्या बना दूंगा दिया मुख्यमंत्री। चौधरी साहब इतना कहते ही साथ ही गुस्से में होते अंदर चले गए। अब हम लोग तो लाइन लगाए खड़े थे, अंदर चले गए। हमने कहा भाई साहब ये कौन आदमी थे जिसको चौधरी साहब धमका रहे थे? कहने लगे ये हरियाणा के मुख्यमंत्री थे चौधरी देवीलाल। हमने कहा भाई साहब कहाँ गए? जिस आदमी ने मुख्यमंत्री का ये हाल कर दिया 1 मिनट के लिए। भाई साहब चले उल्टे, अरे नहीं चौधरी साहब ऐसे आदमी नहीं है, बैठ को। अरे करतार सिंह के हाँ भाई, कहे भाई करतार सिंह यही पास लो भाई, ये लोग बेचारे पहली बार आए हैं, कुछ किसान है, कुछ मजदूर है, कुछ दलित है, कुछ वैसे है भाई, चौधरी साहब के दर्शन तो जरूर करके जाएंगे। अरे चौधरी साहब का मूड खराब हो गया कि अब कैसे करें? अरे एक काम करो और कुछ नहीं, चौधरी साहब के नारे लगाने शुरू करो। तो भैया हम तो उस टाइम जवान थे, आज से 40-42 साल पहले की बात है ये। हमने नारे लगाने शुरू करे, चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद, इतना कहते के साथ ही और चौधरी साहब अंदर से बैठे लेके आए, हंसते हुए कहने लगे अरे भाई बात क्या सुबह सुबह शो बता रखा है? अरे कुछ नहीं चौधरी साहब ये सब लोग मिलने आए थे आपसे। कहे अच्छा चलो आ जाओ। सबसे मिले, बड़ी खुशी से मिले और ये कहा कि भैया बात सुनो, कोई चिट्ठी पत्री डाल दिया करो, इतने पैसे कहाँ से ला करो दिल्ली आने के लिए? चिट्ठी पत्री डाल दिया करो
और कोई बात हुआ अपनी बात से बता दिया करो। पहली बार उस देवता के दर्शन करी और वो ये है कि आजकल ये हमने तो तभी कसम खाई थी कि भाई अंतिम यात्रा होते लोग बनती हो। तो साथियों के लिए कहने का मतलब ये था कि चौधरी साहब तो किसान हो, मजदूर हो, किसी भी धर्म और जाति का व्यक्ति था, वो सबको गले लगाने थे। और वो कहते थे, अपने सब लोगों से कहते थे कि जितने भी गरीब हैं इन सबको गले लगा के चलो, अपने साथ लेके चलो, तो हम जब भी कामयाब होंगे जब सब जातियाँ सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। किसी एक जाति से हम कामयाब नहीं होंगे। ये चौधरी साहब का नारा था। बहुत लंबी बात है, बोलने वाले वक्ता बहुत हैं। मैं बस यही है कि उनके चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को ही विराम देता हूँ। आगे फिर मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। का एक भाइयों से अनुरोध है आपसे कि कल सुबह 9 बजे चौधरी साहब की मूर्ति पर हवन है और आप लोग सब उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, पुष्पांजलि करने के लिए सब आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। चिट्ठी का नाम ले रहे थे। चिट्ठी से मुझे एक बात याद आ गई। हमारे साथी थे वीरेंद्र सिंह, आप भी जानते होंगे, पत्रकार थे, लाल LLB वगैरह करा। तो उन्होंने चौधरी साहब का लिटरेचर बहुत पढ़ा। इकोनॉमिक्स में हम थे, इकोनॉमिक्स में वो भी थे। तो उन्होंने वो पढ़ कर उसके अंदर उन्हें जो कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले, उन्होंने चौधरी साहब को चिट्ठी लिखी और एक बार नहीं कई बार चिट्ठी लिखी और उनका प्रॉपर जवाब उनके पास आया। तो चौधरी साहब की ये मानता थी, लेकिन आजकल की शायद पीढ़ी मैसेज भी शायद इग्नोर कर दे। चिट्ठी की तो बात ही है, पता नहीं कहाँ गई और कहाँ चली गई, पता भी ना चले। क्रम को जारी करते हुए तोमर जी से प्रार्थना करूँगा, आए 2 शब्द कहें। आज अपराना गांव के अंदर किसानों के मसीहा, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की 122वीं जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित किसान गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हमारे ताऊजी चौधरी सुखबीर सिंह जी, अपराना योगेश हमारा जिला पंचायत का मेंबर चुनाव लड़ा, उनके पिताजी हैं। साथियों, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और कई बार जिले का नेतृत्व करने वाले चौधरी तेजपाल जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी अजयवीर जी, ये भी हमारी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। हमारी उत्तर प्रदेश लोकदल के सचिव चौधरी श्री ओडी त्यागी साहब, हमारी पार्टी के सहकारिता परिषद के अध्यक्ष अमरजीत बेट्टी जी, पूर्व चेयरमैन गन्ना समिति मुद्दे, हमारे योगेंद्र भाई और हमारी पार्टी के वर्तमान में जिला अध्यक्ष भाई अमित त्यागी जी और नगर पालिका मोदीनगर के कई बार चेयरमैन रहे, कई चुनाव लड़े, पंडित रामाशय शर्मा जी, डॉक्टर पूनम गर्ग जी, सतीश राठी जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, जयदीप जी युवा लोकदल के अध्यक्ष, ये अपने अमित आर के साथ पी के साथ प्रदीप जी और हमारे सीनियर साथी लोग, विधानसभा अध्यक्ष अजीत भाई, उम्मेद भाई, विजयपाल जी, तेजपी डबाना साहब किसान के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं हमारे वर्तमान में, और उस धरती के पूर्व प्रधान, जिस धरती पर चौधरी अजीत सिंह जी का जन्म हुआ, वहाँ के पूर्व प्रधान चंद्रपाल जी, देवा जी फजलगढ़, रोमी, नाम आ गया, अटल बदल हो सकती है, विपिन गुलेरिया जी, तमाम हमारे राणा जी, अवधेश भाई और तमाम भाई विजय से हमारे सभी सीनियर साथी लोग आए, अशोक भाई है, राजेंद्र है, हरबीर है और पूर्व प्रमुख विजेंद्र सिंह के बेटे हमारे सामने बैठे तेवतिया साहब, आपका तो कहना भाई है सबका, दिनेश भाई, और आज इस मीटिंग की कुशलता से संचालित अशोक भाई और तमाम, किसका नाम भूल जाऊं और किसका ले लूं, आपका सबका मैं जिसका नाम ना ले पा रहा हूं, आप सबको मैं यहीं से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। साथियों,
आज उस गांव में हम प्रोग्राम कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी की किसान गोष्ठी का, जिस गांव ने हमारी मोदीनगर विधानसभा को राजनीति की दिशा देने का काम किया। उस गांव का नाम खपराना है। और साथियों, मुझे ये भी कहने में संकोच नहीं कि जिस हिंदुस्तान की रैली, जिसे मैं तो वर्ल्ड की बिगेस्ट रैली कहता हूं, चौधरी चरण सिंह जी की विशाल रैली 1978, जिस रैली में मैं इस गांव के 5 आदमियों के साथ गाड़ी से नहीं, स्वर्गीय महिपाल चौधरी जी के आशीर्वाद से हम लोग यहां से लेके दिल्ली तक, अमर शहीद जयप्रकाश, तमाम लोग, मास्टर सुखपाल सिंह, तमाम लोग हम लोग पैदल गए। 21 तारीख को चले थे माननीय अध्यक्ष जी, 22 को दिल्ली पहुंचे थे शाम को, और 23 को सुबह 3:30 बजे, मेरी बात को चैलेंज करना चाहे तो कर देना, सुबह 3:30 बजे हम लोगों ने उस हिंदुस्तान के, नई दुनिया के किसानों के मसीहा के दर्शन करे। वीआईपी लाइन लगी हुई थी, वीआईपी। भोजपुर के थे चौधरी रामचरण, लोग जानते हैं, पुराने तो जानते ही होंगे, नए नहीं जान पाएंगे। हम लोग चौधरी साहब के भारत तुगलक रोड पर पहुंच गए। लाइन कम से कम हनुमान मंदिर से आगे निकल चुकी थी, लेकिन ताऊ रामचरण को उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री रामनेश यादव सीधा जानते थे। उन्होंने कहा, अरे रामचरण कहाँ? कहने लगे, चौधरी साहब के दर्शन करने कोई जा रहा जाओ। भैया, भगवान की दुआ से हमारा भी वीआईपी में नंबर लग गया और हमने चौधरी चरण सिंह जी के दर्शन कर लिए। 23 दिसंबर 1978। साथियों, चौधरी साहब केवल किसानों के मसीहा नहीं थे। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा थे, मजदूरों के मसीहा थे, उन गरीब व्यापारियों के भी मसीहा थे, उन भूमिहीन लोगों के भी मसीहा थे, उन लोगों के भी मसीहा थे जिनकी कोई आवाज नहीं थी। उनकी आवाज बनके चौधरी चरण सिंह जी ने काम किया। साथियों, वार्ता बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे एक दो संस्मरण ऐसे सुनाने हैं कि वे संस्मरण ही संस्मरण है, कहीं किताब में लिखे जो कि नहीं मिले, क्योंकि हमें भगवान की दुआ से उस समय चौधरी चरण सिंह जी के दर्शन करने का मौका मिला, जिस समय चौधरी चरण सिंह जी हिंदुस्तान की राजनीति में उत्तरी भारत के सबसे ताकतवर नेता चौधरी चरण सिंह थे। उस समय हमें उनके साथ लगने का मौका मिला। मैं साथियों एक घटना उस समय की सुनाता हूं, जिस समय माननीय चौधरी चरण सिंह जी का जन्म हुआ। चंद्रपाल जी बैठे, मेरी बात को ये बिल्कुल तारीफ भी कर देंगे। चौधरी साहब के पिताजी दादा वीर सिंह जी चौधरी साहब की माता जी को लेके नूरपुर गांव से चले। रास्ते में कुएं की लहर चल रही थी, घनघोर मौसम बन रहा था। 23 दिसंबर को हमेशा घनघोर ही रहता है, इस बार शायद भगवान चाहे कल बच जाए। कोई बूंद पड़ रही थी। चौधरी साहब के पिताजी ने माताजी को बैलगाड़ी में या तत्कालीन तांगे में बैठाए हुए थे। साथियों, उन बुजुर्ग ताऊ ने कहा, अरे बहू को कहां ले जा रहा, मारेगा इसे। साथियों, ये लोग उस समय एक टांट टाइप बना लेते थे, जंगल में फूस वूस इकट्ठी करी और उसी पे रख लिया और उतना बांध बूंद के कुएं पे रखते थे। चौधरी साहब की माता जी उसमें बैठ गई। वे दोनों ताऊ भतीजे या जो भी रिश्ता रहा हो, ये तो भदोले वाले बता पाएंगे, लेकिन उन्होंने दोनों ने एक चिलम हुक्का पिया और एक चिलम हुक्का पीने के बाद जो अंदर से किलकारी निकली और उन्होंने बुजुर्ग ने कहा, अरे जरा बहू को देखो, कुछ गड़बड़ हो गया। और साथियों, चौधरी चरण सिंह जी हिंदुस्तान की धरती पर आ गए। ये साथियों, और उसी कुएं पर
आज जो नूरपुर की मंडैया बसी हुई है वो उसी कुएं पे बसी हुई है। आज लगभग 250-300 जो घर है वो वही मंडैया है। और हमें भगवान के आशीर्वाद से ईश्वर ताला को गवाह बनाते हुए 1982 में चौधरी साहब को लेकर के उस नूरपुर की मंडैया में जाने का मौका मिला। चौधरी साहब के साथ एम्बेसडर गाड़ी थी, गोडो गोडो उस रास्ते पे रेत था। चौधरी साहब और माता जी दोनों थी और महिपाल सिंह जिले के अध्यक्ष थे। हम लोग चौधरी साहब को लेकर उस कच्चे दगड़े से गए। चौधरी साहब ने कहा, कहने लगे भाई एक बात बताओ, इस बीच में कुछ मरे भी होंगे गांव में, एक दो जसुरतन या नया शादी ब्याह भी हुआ होगा। अरे कमबख्त, तो मैं तो देश को बचाने में लगा रहा। एक कदम बैठ जाओ भाई, बैठ जा बेटिया। चौधरी साहब ने कहा कि मैं तो देश के बचाने में लगा, सारे गांव को आबाद करने में लगा रहा। तुम पे एक दो लाइन की चिट्ठी मुझे किसी जसुरटन की उसकी नहीं दी गई। अगर उस समय बुला लिए होते तो आज इस एज में तो ना आना पड़ता। क्योंकि ये दृष्टांत इसलिए कि चौधरी साहब ने कभी किसी गांव के साथ भेदभाव नहीं किया। ये गांव नूरपुर है, ये भदोला है, भूपगढ़ी है, छपरौली है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, सबको समान समझा। साथियों, चौधरी साहब के बारे में तो घंटों घंटों बोला जा सकता है। हिंदुस्तान की राजनीति में राजनीति को अमीर घरानों से और ताकतवर लोगों के घरों से निकालकर गांव देहात के आदमी को, गरीब आदमी को विधायक बनाने का काम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने हिंदुस्तान की राजनीति में किया। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, मोदी नगर से एमएलए बनता था सरदार तेजा सिंह, रहने वाला टिहरी, और मुरादनगर से एमएलए बनता था सुमित प्रसाद जैन, अमित प्रसाद जैन, अजीत प्रसाद जैन एमपी हुआ करते थे यहाँ के। चौधरी साहब ने इस राजनीति को वहां से उठाकर धन्ना सेठों के घरों से उठा करके गांव के गरीब किसान और मजदूर के बीच में लाने का काम किया। इसलिए चौधरी चरण सिंह जी। मैं साथियों एक तो घटना का जरूर जिक्र करना चाहूंगा। जिस समय चौधरी साहब नागपुर के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो तभी रूस से प्रभावित होकर आए थे और पंडित जी सहकारी खेती हिंदुस्तान में भी लाना चाहते थे, सहकारी खेती का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ले आए। चौधरी साहब उस समय गोविंद बल्लभ पंत जी के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनके संसदीय सचिव बन चुके थे। चकबंदी कानून भी ले आए थे, लैंड रिफॉर्म भी कर चुके थे। चौधरी साहब ने उस सहकारी खेती का, उस जवाहरलाल का, मेरी बात को कोई बुरा ना मानना, 18 गेटों पे पंडित जवाहरलाल के लिए गाड़ी खड़ी हुआ करती थी। जोहार इधर से भी आ सकता, जोहार इधर से भी आ सकता, जोहार इधर से भी आ सकता और जोहार इधर से भी आ सकता। सारे गेटों पे गाड़ी होती थी उस जमाने में। उस पंडित जवाहरलाल नेहरू को चौधरी चरण सिंह ने, एक गांव की फूस की मंडैया में पैदा होने वाले चौधरी चरण सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ललकारने का काम किया और उस कांग्रेस अधिवेशन में ललकारने का काम किया, जिस कांग्रेस अधिवेशन में चौधरी चरण सिंह के मात्र 6-7 मेंबर थे ओनली, तत्कालीन कांग्रेस। चौधरी साहब बोले, डंके की चोट पर बोले और प्रस्ताव का विरोध किया डट करके। और चौधरी साहब ने एक मिसाल दी कि 5 भाई एक बाप के बेटे सगे खेती एक साथ नहीं कर सकते तो सहकारी खेती हिंदुस्तान में कैसे चलेगी। और वो प्रस्ताव टर्न डाउन हुआ और सहकारी खेती वापस हुई। ये थे चौधरी चरण। पटवारियों से बड़े परेशान रहते थे, सभी रहते थे, हमारे फोरफादर भी रहते थे, आपके भी रहते थे। अन्याय बहुत करते थे पटवारी लोग, एक रबड़ रखते थे, एक पेंसिल रखते थे, नाम लिखा हरवीर, गए रामवीर, रबड़ चालू, हरवीर का रामवीर का, रामवीर का हरवीर का, अजयवीर का प्रणवीर का, प्रणवीर का अरुणवीर का, सबके नाम ऐसे लिखते थे।
बहुत परेशान थे ये गांव देहात के लोग। चौधरी साहब ने पटवारियों का इलाज किया और पटवारियों का ऐसा इलाज किया कि बर्खास्त कर दिए। और जब ये लखनऊ पहुंचे पटवारी सारे यूपी से इकट्ठे होकर के, करतार सिंह उनके हमेशा परछाई बनकर रहे, तो उन्होंने कहा चौधरी साहब ये पटवारी लोग आए हैं, उन्हें क्या कह दो इनसे 5 आदमी भेज देंगे। अब उसमें 1-2 भैया खुर्दंगी भी था। उन्होंने कहा 5 नहीं 5000। और जब 5000 की बात आई चौधरी साहब ने कहा हम स्वयं चलते, हम चलते भाई इनके बीच। और ये उत्तर प्रदेश की धरती का शेर 5000 के बीच में आकर के क्या कैसे आए भाई साहब, आपने हमें बर्खास्त कर दिया। नहीं क्या बात है, आप गलत काम करते हो, बर्खास्त है। उन्हें कहा साहब हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उन्हें नहीं, चौधरी साहब ने एक दृष्टांत ऐसा दे दिया जो कभी फेल नहीं होता। चौधरी साहब ने कहा एक बात बताओ, बंदूक को जानते हो? तो साहब अरे भाई एक बात बताओ, बंदूक में कारतूस गिरने के बाद, टाइगर दबने के बाद कभी वापस आया आज तक? उनको साहब ऐसा तो कभी नहीं हुआ। उनको तो जाओ पटवारी बर्खास्त रहोगे। जाओ एक बात और सुनते जाओ जाते जाते, तुम्हें तो मैं पटवारी सदवी राजस्व खत्म करता हूं, अब नाम लिखा जाएगा लिख बैठे चौधरी चरण सिंह। और ये दृष्टांत ऐसे पैदा नहीं होते। अजय मिर्ची के गांव के पास कुचेसर की राजधानी थी। चौधरी साहब उनके काश्तकार थे। पिताजी शाम को चौधरी साहब इस समय आए, क्या भाई? उन्होंने कहा पिताजी ना बैल है, ना बछिया है, ना कटिया है। अच्छा इससे अंगुल ना बैल कटिया बछिया गाय भैंस तो कहाँ गए हमारे? उन्होंने कहा भैया कुचेसर के राजा का हमीन आया था, हम पे उनका मेहनताना ना दिया गया और वो खोल के ले गए। इस घटना को चौधरी चरण सिंह ने ऐसे हृदय में ठान लिया, जिस दिन उसकी ताकत मिली कलम की, जिसे ताकत कहते हैं। 5-5 हजार बीघे 10-10 हजार बीघे जमीन के लोग हुआ करते थे। चौधरी साहब ने 62.5 बीघे जमीन के ला करके प्रस्ताव सबकी नाक में नकेल डालने का काम किया। जो भूमि बची वो भूमिहीनों में बांट दी। ये थे चौधरी चरण सिंह। एक चक जलालपुर, एक चक रौरी, एक चक कादराबाद, ये ऐसे चक होते थे हम लोगों के। चौधरी साहब ने किसान मर जाएगा, चौधरी साहब ने चकबंदी करके चकों को एक साथ करके नाली भी दी और चक्रोड भी दी और सबको व्यवस्थित कर दी। मंडी समिति का बिल लाए, किसके लिए लाए? आपके लिए लाए। आरती आपको परेशान करते थे। तो भाई चौधरी साहब तो चौधरी साहब ही थे। साथियों एक संस्मरण सुना के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि मेरे सारे राजनीतिक साथी थोड़ा, मैं खत्म कर रहा हूं सरकार। मुझे पहले पता था मुझे कहा जाएगा, मालूम था मुझे बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन 1-2 बात तो जरूर कहूंगा। साथियों जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लगाई, दर्द मत करो पेट में, मैं आपको कह रहा हूँ सुनो जरा, बहुत गंभीर बात है। साथ इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगा दी। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी यूपी सदन के 5 नंबर कमरे में ठहरे हुए थे। चौधरी साहब को रात के 12 बजे ले गए, जेल ले गए। माताजी साथ में थी। माताजी को उस समय डॉक्टर स्वरूप सिंह जी के यहाँ भिजवाया गया। सुबह भाई महिपाल जी का समय था, चौधरी साहब से 8 बजे का मिला। तो चौधरी साहब जब गए, महिपाल जी जब गए तो चौधरी साहब तो दिखाई नहीं दिए। तो उन्होंने करतार सिंह से कहा चौधरी साहब कहाँ है? उन्होंने कहा भैया चौधरी साहब को तो रात पुलिस ले गई। और माता जी कहाँ है? तो माता जी भी डॉक्टर स्वरूप सिंह के घर पूछा। और उनको जी आप? भैया मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस का हूँ, इसलिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया। मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ कि चौधरी साहब के कुछ कपड़े, कुछ सामान जरूरी यहाँ रखा हुआ है, अभी कोई आने वाला है, मैं उससे सुपुर्द करके पुलिस में अपनी आमद करा दूं। चौधरी साहब जेल चले गए। साथियों एक घटना हुई है बहुत जबरदस्त। जिस समय चौधरी साहब जेल से छूटे,
और छपरौली के आर्य समाज में गए। आप समझते हैं संघर्ष में कोई कोई बिल्ला साथ आता है। और जब चौधरी साहब गए आर्य समाज के सम्मेलन में, 5 मिनट चौधरी साहब बोले नहीं कुछ भी, चित मुद्रा में खड़े रहे ऐसे ही। फिर चौधरी साहब ने रुमाल निकाला, एक बार ऐसे करा, एक बार ऐसे करा। तो लोगों ने कहा, ज्यादा आदमी भी नहीं थे, लगभग मेरे ख्याल से 1500 आदमी रहे। चौधरी लोगों ने सोचा भाई चौधरी साहब दिल पे ले गए बात को, बोल नहीं रहे हैं। और भाई कोई कोई आंसू भी आ ली। तो साथियों, उन बुजुर्गों ने कहा कि चौधरी, हाँ चौधरी साहब ने ये कहा कि मैं बहादुर तो तुम्हें कह नहीं सकता, हाँ कायर तो तुम्हें मैं कह नहीं सकता, और बहादुर तुम हो नहीं। मैं जानना चाहता हूं, जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने मुझे गिरफ्तार किया तो उत्तर प्रदेश की जेलें क्यों नहीं टूटी और क्यों नहीं लोग अंदर थे? तुम लोग हुक्का पीते रहे, गुड़गुड़ाते रहे, ताश खेलते रहे, और मैं जेल में अंदर बैठा रहा। उसके बाद तो 77 में जो कहानी घड़ी गई वो घड़ी गई। साथियों, चौधरी साहब को उस उम्र में दिल्ली जाना पड़ा। 75 साल की उम्र में चौधरी साहब लोकसभा के मेंबर बने, और लोकसभा के मेंबर के बाद चौधरी साहब को दिल्ली में जो दृश्य देखना पड़ा, मैं ये कहना चाहता हूं, केवल गोविंद बल्लभ पंत को छोड़ करके उत्तर प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्रियों से चौधरी चरण सिंह को लड़ाई लड़नी पड़ी। किसके लिए? आपके, क्योंकि आपके हितों का कोई ध्यान नहीं रखता था। चौधरी साहब की मानते नहीं थे। चौधरी साहब कहते थे तुम्हारे मंत्री भ्रष्ट हैं, नहीं हटाएंगे। चौधरी साहब ने कहा वे तो बिल्कुल ही भ्रष्ट है, नहीं हटाएंगे। फिर चौधरी साहब ने डिसीजन लिया कि मैं प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में गैर कांग्रेसवाद की स्थापना करता हूं, और पहली बार 3 अप्रैल 1967 को चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के प्रथम बार मुख्यमंत्री। साथियों, देश में और तो दृष्टांत और लोग दे देंगे। जिस समय प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह साहब, क्या हुआ भाई, तो क्या प्रॉब्लम है? मुझे ये तो कुछ नहीं कह रहे, तू क्यों कह रहा? बोलने नहीं दोगे? अभी तो यार सांसद जी को आने में समय है, और बाकी कोई 1 मिनट का, कोई 2 मिनट का, हमें बोलने नहीं दे रहे। मैं देखूंगा सबको। साथियों, जिस समय चौधरी साहब भारत के प्रधानमंत्री बन गए, तो चौधरी साहब जब नॉर्थ में लोग और साउथ में लोग गए, कागज ये उसमें नहीं लिखी मिला गई किताब में। तो जिस समय चौधरी साहब भाई, देखो उत्साह तो प्रधानमंत्री का होता ही है। देखो चंद्रपाल के चेहरे पे भी रौनक आ रही है। लाइट। तो जिस समय चौधरी साहब नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के कार्यालय में गए, जहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी ने, तो कोई समय नहीं था कि मैं चौधरी साहब को देख लेता प्रधानमंत्री। अंदर जाके करतार सिंह ने बताया चौधरी साहब। फिर जब जैसे 5 मिनट के बाद चौधरी साहब ने आंख खोली, आओ चचा महेंद्र जी, तो चौधरी साहब ने जब आंख खोली तो पहला डिसीजन चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री 5वें भारत सरकार ने क्या किया? हटाइए ग्लोब, ग्लोब हटाओ। मैं पूरी दुनिया की ज्योग्राफी जानता हूँ, मुझे ग्लोब की कोई जरूरत नहीं है, मेज भर के गए, हटाओ ग्लोब, हटा दिया चौधरी। उसके बाद जब उन्हें ये लगा कि भाई 30% के लिए सारे विभाग हैं, शहरी विकास मंत्रालय भी है, भाई गाँव वाले क्या करेंगे, तो मरेंगे बेचारे। चौधरी साहब ने ग्रामीण विकास मंत्रालय बनवाया, और बनवाने के बाद में नेफेड बैंक की स्थापना की, जिससे आप लोगों का भला हो। गांव में खड़के सड़क, ये तुम्हारे खड़ंजे भी काम के बदले अनाज योजना के तहत हर गांव को दूसरे गांव से जोड़ने का काम चौधरी साहब ने किया। और साथियों, जब वे लाल किले पे झंडा फहराने गए, अब थोड़ा सूक्ष्म कर दूं, तो जिस समय लाल किले पे झंडा फहराने के, क्योंकि हमें अनुभव है, हम उनके चरणों में बैठ के हमने कुछ सीखा जरूर है। तो चौधरी साहब ने भाई, पूरी कैबिनेट थी, मैं 5-10 कैबिनेट के मंत्रियों के नाम गिना सकता हूं, तो ये डिसीजन ये चल रहा था कि चौधरी साहब लाल किले पे क्या ड्रेस पहन के निकले, क्या पहने। तो साथियों, जब 5:45 बजे तक कुछ तय नहीं हुआ, किसी से कोई सर्वसम्मत निर्णय नहीं आया,
तो चौधरी साहब ने कहा भाई तुम लोग सहयोगी लोग तो कुछ तय नहीं कर पाए, चलो 5 मिनट में मैं ही तय करके आता हूँ। चौधरी साहब अंदर गए अपने कमरे में, धोती तो पहने हुए थे ही, हाफ बनियान था। चौधरी साहब ने कभी जीवन में फटा बनियान नहीं पहना, देसी एक जेब भी होती थी अंदर गए, कुर्ता उतारा लिया, टोपी लगाई, बैत उठाई और पान वाली जूती पहनी और चौधरी साहब 5 मिनट से बिगड़कर 2 मिनट में बाहर आ गए। तो जैसे चौधरी साहब बाहर आए तो उस समय मैं नाम तो ले सकता हूं, लेकिन कोई उनका सेक्रेटरी था, उसने कहा चौधरी साहब क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया भाई मैंने? चौधरी साहब आपका कुर्ता भी कटा हुआ है, आपकी धोती में भी बहुत सलवटे हैं और आज आपको दुनिया देखेगी, हिंदुस्तानी पूरी दुनिया देखेगी आपको कि भारत का 5वां प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह लाल किले पे कैसे झंडा फहराया। तो साथियों, चौधरी साहब ने कहा ए पगले, पगला शब्द इस्तेमाल किया, ए पगले तुझे पता नहीं है मैं वहां से उठ कर आया हूं जहां से कोई व्यक्ति इस कुर्सी तक नहीं आ सकता। मैं आज पूरे हिंदुस्तान को नहीं दुनिया को दिखा के रहूंगा कि चरण सिंह उन लोगों का व्यक्ति है जो आखिरी पंक्ति में बैठे हैं, किसान है, मजदूर है, भूमिहीन है। और जब लाल किले में मैं झंडा फहराऊं तो लोगों को महसूस होना चाहिए कि चरण सिंह बदला नहीं है, वही चरण सिंह है जो सूद से मंडैया से उठा है। और चौधरी साहब ने झंडा फहराया। जब झंडा फहराने के बाद चौधरी साहब से प्रेस ने पूछा कि चौधरी साहब आज आपने चूड़ीदार पजामा, अचकन, टोपी आपने ये क्यों नहीं पहना? तो उन्होंने कहा साथियों, गर्व है हमें, हम उस पार्टी में काम कर रहे हैं जिसके पार्टी के संस्थापक चौधरी चरण सिंह। चौधरी साहब ने कहा कि अगर मैं आज चूड़ीदार पजामा रचकर पहन के लाल किले पे चला जाता तो मेरे किसान और मजदूर का मन टूट जाता। वे कहते चरण सिंह लाल किले पे जाके बदल गया। ये थे चौधरी चरण सिंह। साथियों और साथियों, बहुत कुछ व्याख्यान हो सकता है, लेकिन समय की अवधि की वो है, सीमाएं भी है। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं ही जानता हूं चौधरी चरण सिंह के बारे में, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मैंने उस देवता के पैर छुए। धरती और आसमान के बीच में अगर कोई भगवान है और किसी को भगवान मानते हो तो वो व्यक्ति चौधरी चरण सिंह है। चौधरी चरण सिंह के अलावा ग्रामीण भारत का कोई भगवान नहीं। कल उनकी 122वीं जयंती है, धूमधाम से मनाएंगे। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं जहां भी कोई हो, धूमधाम से मनानी चाहिए। साथियों, मैं भारत सरकार को यह धन्यवाद जरूर देना चाहूंगा, चाहे कोई नाराज हो या खुश हो। चौधरी अजीत सिंह ने 122 एमपीओ के दस्तखत करा के तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को दिए। अरे भाई, अरे बात होगी हमारी। साथियों, 122 एमपीओ के साइन करा के चौधरी अजीत सिंह ने भारत सरकार को दिए। वीपी सिंह नहीं माना, नहीं दिया। मनमोहन सिंह से कहा, नरसिंह राव से कहा और अटल बिहारी वाजपेयी से भी कहा। भवेश कर दिया काम, मेरे तो एक ही लाइन का रह रहा है काम। अरे कर दिया भैया। साथियों, कहा था यार, मेरे तो तार हट के। साथियों, अटल जी को भी, और मैं ये खोल दूं आज, रहस्य अटल जी देना भी चाहते थे। कितनी देर में पहुंचे? इसमें कोई दो राय भी नहीं, देना चाहते थे। ठीक है। भारत सरकार से भारत रत्न, लेकिन किसी विपरीत परिस्थितियों के कारण वे नहीं दे पाए। साथियों, भारत सरकार के वर्तमान प्रधानमंत्री ने वो काम हमारे लिए किया। 37 साल तो हमारी कमर टूटते टूटते पीछे को होली।
चौधरी चरण सिंह को तो हम 1987 से मांगते आ रहे, भारत रत्न किसी ने नहीं दिया, नरेंद्र मोदी ने दिया। हम इस सरकार को और नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहते हैं डंके की चोट पर। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, आदरणीय योगी जी को, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि चौधरी चरण सिंह की जयंती लखनऊ के सचिवालय से लेकर के ग्रामीण सचिवालय तक मनेगी और राज्य के सम्मान के साथ मनेगी। ये भी निर्णय आया। और इसी जानकारी के लिए बता दूं, कल 12 बजे से 3 बजे तक गाजियाबाद के जिलाधिकारी इंदर विक्रम सिंह मुरादनगर कुर्सी फार्म पे चौधरी चरण सिंह का जन्म दिन राज्य के सम्मान के साथ मनेगा, पूरे सम्मान के साथ मनेगा। साथियों, ये बात यही समाप्त करता हूं। लेकिन अगर किसान गोष्ठी में और चौधरी चरण सिंह जी की किसान गोष्ठी पे चौधरी अजीत सिंह की ना चर्चा हो तो ये काम अधूरा रह जाएगा। चौधरी अजीत सिंह मामूली इंसान चौधरी अजीत सिंह नहीं थे। चौधरी अजीत सिंह IIT टॉपर, खड़गपुर यूनिवर्सिटी, वहां से इंजीनियर थे। और साथियों, हिंदुस्तान की धरती पे सारा तो चल रहा काम मोदी नगर वालों, मेरा भी चल रहा था मवाने वालों। 37 की फैक्ट्री हम तो उनसे पूछा जिनके मिल नहीं थे। चौधरी अजीत सिंह ने 45 चीनी मिल लगा करके गन्ना किसानों को इतना बड़ा उपकार किया जिसका कोई आनी सानी नहीं। और जब मनमोहन सिंह की सरकार FRP पे गन्ना खरीदना चाहती थी 129 रुपए क्विंटल, आपके नेता ने मेरठ में पंचायत की, आपके नेता ने दिल्ली में जंतर मंतर पे पंचायत बुलाई और सारे देश के MP इकट्ठे कर दिए विपक्षी के। और जब दिल्ली में हमारा कारवा घुसा तो मनमोहन सिंह सरकार वापस गिर गई औंधे मुंह और उन्होंने कहा हम इस कानून को रद्द करते। ये थे चौधरी अजीत सिंह। और भैया बात सुनो, हमारे तो जीवन के 2 आयाम थे, 2 तो हो गए पूरे। मैं डंके की चोट पे कह रहा इस बात भाई, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, ये काम पूरा हो लिया, कुछ नहीं बचा इसमें। और हमारी ये भी इच्छा है और आगे भी रहेगी कि जयंत चौधरी उत्तरी भारत के सबसे ताकतवर नेताओं में गिनती हो। ये भी हमारी एक इच्छा है और वैसा हो भी गई। दिल्ली से लेकर देहरादून तक मंत्री दिखाई नहीं दे रहा, बीच में कोई मंत्री नहीं है भारत सरकार का, केवल अकेला है चौधरी चरण सिंह का पोता दिल्ली में बैठा हुआ है। और मैं फिर कह दूं, आपका उद्धार जिस तरीके से चौधरी साहब का आपने साथ दिया, इस लड़के का साथ दे दो, जयंत चौधरी का। ये 45 और 50 साल का समान है आपके लिए, यही लड़ेगा आपकी लड़ाई। और के बस की नहीं है, लीड कार के बाहर भाग जाएंगे। इसलिए अपनी वाणी को विराम देते हुए, और भैया कोई गलत कह गई तो माफी भी, भाई माफी भी ले लेंगे, हमें क्या दिक्कत आ रही है, हम तो छोटे हैं। और जो कहना था मैंने कह दिया। और भैया किसी को ऐतराज हो तो उसका खंडन कर देना। नमस्ते, जय हिंद। 2-3 नारे तो लगा, मजा नहीं आएगा। चौधरी चरण सिंह, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह। मजा नहीं आया भाई, एक नारा और बोलोगे? भारत माता की जय। ये 2 नारे मैंने उनके बोले चौधरी चरण सिंह जी के, और अभी ये 2 काम अधूरे रह गए। चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। नमस्ते। करी धमकाए, कहना भागो अपने खेतों में। तो पता है गुड्डे ने क्या कही, कहना भाई ठीक कह रहा, यूं और बड़ा आदमी कहीं अपने काम जा रहा है, हम इसका रास्ता रोक को खड़े। वो लोग थे सच्चे समर्थक, अब तो भाग जाएंगे। वो कहते जयंत ने गाड़ी रोकी, हम मेरे इसकी क्या, क्योंकि सबको अपने घर चाहिए, सबको अपने ब्याह शादी में चाहिए नेता, सबसे मिले, सबकी बात करें, और जो ना सुने तो हम खिलाफ। भाई देखो ऐसा है, कल एक प्रोग्राम था दिल्ली में किसान ट्रस्ट का, वहां धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो थे। उन्होंने जैन जी की इतनी तारीफ करी, आप लोग तो थे सुनो,
चौधरी चेयरमैन साहब कितनी तारीफ की कि मैं जब पश्चिम में घूमता था तो मेरी नजर रहती थी कि जयंत चौधरी इतने अच्छे नेता ये हमारे साथ क्यों नहीं आते, और बस जब ये हमारे साथ आ गए अब हमें बड़ी तसल्ली हुई। और मंत्रालय का मेरा काम ज्यादातर यही कर रहे हैं, इतना एक्टिव मंत्री पूरे भारत सरकार में कोई नहीं। तो भैया चौधरी चरण सिंह एक शख्सियत थी। मैं भाई अशोक को भी धन्यवाद दूंगा, भाई इन्होंने अपना समय दिया। भाई इतने शब्द हमारे पास तो, और बाकी आगे और वक्ताओं को समय दी। जय हिंद, जय भारत। फफराना गांव में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की 122वीं जयंती पर आयोजित किसान रैली में आए हुए सभी सम्मानित अतिथिगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सदन में उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और बच्चों, हम यहाँ जो ये जयंती के उपलक्ष्य में जो भारत सरकार ने पूरा एक हफ्ता आयोजित किया है, जिसमें कि घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर चौधरी चरण सिंह जी के बारे में बताना है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। इससे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे आएंगे, जो नौजवान बच्चे हैं, उनको सबको चौधरी चरण सिंह जी के बारे में पता चलेगा, उनके विचारों के बारे में पता चलेगा। और मेरे से पहले जो वक्ता हैं उन्होंने उनके बारे में सभी बातें बता दी हैं। अब मेरे पास तो कोई बहुत ज्यादा बताने के लिए है नहीं। आप सभी को उनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज चौधरी चरण सिंह जी के 122वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो साप्ताहिक पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसी के तहत किसान विचार गोष्ठी रखी गई है भाई योगेश जी के द्वारा। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत सुंदर प्रोग्राम किया। राष्ट्रीय लोक दल के हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी चौधरी तेजपाल सिंह जी, प्रदेश के पदाधिकारीगण, हमारे क्षेत्रीय कमेटी के पदाधिकारीगण, मेरी जिला कमेटी के सभी पदाधिकारी, हमारे युवा के जिलाध्यक्ष और युवा कमेटी के सभी पदाधिकारी, हमारे प्रोफेशनल मंच के जिलाध्यक्ष और इनके सभी कमेटी के पदाधिकारी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष, हमारे किसान परिषद के जिलाध्यक्ष और मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व चेयरमैन पंडित रामाश्रय शर्मा जी, हमारे महानगर अध्यक्ष राजेवाल, संचालन कर रहे हमारे अशोक भाई जी। चौधरी साहब के बारे में तो सतेंद्र तोमर जी ने पूरा बता ही दिया। मैं तो आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि जब सन 67 में चौधरी साहब ने कांग्रेस से अलग होकर पीकेडी बनाई, वो पीकेडी कोई अपने परिवार के लिए या मेरे लिए या अशोक जी के लिए या चेयरमैन साहब के लिए, वो दल बनाया था हम सभी के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों, और उसी के तहत उन्होंने काम भी किया। जब जब चौधरी साहब की कलम में ताकत आई, चौधरी साहब ने गांव देहात के लिए जो भी वो कर सकते थे करने का प्रयास किया। कुछ लोग कहेंगे कि चौधरी साहब ने अपने आप जोग नहीं लगाई, लेकिन उसमें भी उनकी दूर की सोच थी। वो समय अलग था। वो समय था क्योंकि उस समय गांव देहात का युवा या गांव देहात की आबादी बहुत कम पढ़ी लिखी थी। उन्हें मालूम था अगर गांव देहात में उस समय उद्योग लग गए तो कहीं ना कहीं ये बड़े उद्योगपति इन गांव देहात की जमीनों को खींच लेंगे, कब्जा कर लेंगे। इसलिए उन्होंने उस समय पर जोर दिया कि मेरे गांव का, मेरे देहात का जो युवा है वो पढ़े लिखे, इसलिए उन्होंने उस समय अपने समय में शिक्षा पर जोर दिया। और इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा जो जोर दिया वो स्कूल और कॉलेज खोलने पर जोर दिया, ताकि गांव देहात का युवा पढ़ लिख ले। जब युवा पढ़ लिख लेगा तो अपने आप उद्योग लगा लेगा, और अगर गांव का युवा पढ़ लिख लेगा तो अपने आप उद्योगपति उसे अपने पास ले जाएंगे। उनकी दूर की सोच, और ये बहुत बड़ी सोच, और यह कोई आम इंसान की सोच नहीं हो सकती, यह सोच एक महामानव की हो सकती है। और इसलिए चौधरी साहब को आज हम याद करते हैं, और यही कार्य आज जयंत चौधरी कर रहे हैं। तो हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी को जो मंत्रालय मिला है स्किल एंड डेवलपमेंट का, उसी के तहत आज जितने समय ने मंत्रालय संभाला है, मैं समझता हूँ जितने भी पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं
उन सभी ने मिलने का कोई समय हमें नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वो अपना सारा ध्यान अपने मंत्रालय पर देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो समय मुझे मिला है वो समय मेरे देश के, मेरे प्रदेश के युवाओं का समय है। जितना वो अपने मंत्रालय में समय देंगे उतना ही वो ज्यादा काम अपने युवाओं के लिए कर सकते हैं। अब इन्होंने छपरौली में कंप्यूटराइज बसें चलाई हैं, जिससे कि गांव देहात का युवा अपने गांव में ही बैठ करके कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण कर सकते। वो गांव जा करके छोटे छोटे स्किल और डेवलपमेंट के केंद्र खुलवाने का वो प्रयास कर रहे हैं, ताकि गांव का युवा चाहे जिस चीज में वो कुशल है उसमें और कुशल हो सके। ये सोच एक बड़ी सोच है, जो सोच चौधरी चरण सिंह जी की थी, वही सोच आज हमारे नेता जयंत चौधरी जी की है। मैं तो आप सभी लोगों से सिर्फ ये आग्रह करूंगा कि जो दल चौधरी चरण सिंह जी ने बनाया था, उस दल को मजबूत करने का काम हम लोगों का है, और ये दल मजबूत तब होगा जब हम नई भर्तियां इस दल में लाएंगे। आप जानते हैं, चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार पुलिस भर्ती निकालती है, केंद्र की सरकार आर्मी की भर्ती निकालती है। वो क्यों निकालती है? क्योंकि कुछ रिटायर होते हैं, तो अगर रिटायर होंगे और नई भर्ती नहीं निकलेगी तो फौज कमजोर होगी और पुलिस कमजोर होगी। इसलिए राजनीतिक भर्ती भी होनी जरूरी है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने गांव से युवाओं को, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ें, चौधरी चरण सिंह विचारधारा की गंगा में स्नान करा करके पार्टी में शामिल कराएं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ यह पार्टी बहुत मजबूत होगी। जहाँ हमने चौधरी चरण सिंह जी को पहुंचाया तो हम जयंत चौधरी जी को पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। चौधरी साहब ने बहुत बड़े बड़े काम करे, चकबंदी कराई, पटवारी से पटवारी का लड़का पटवारी, उसका पोता पटवारी, ये सारी बात खत्म करी। इन्होंने हड़ताल करी, हड़ताल करने के बाद सब पटवारी हटा दिए और लेखपाल नाम। चलो सांसद महोदय आगे। मेरा तो एक ही मानना है कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत ऐसे कार्य किए जिससे किसान काफी तरक्की पा है। उसके बाद में चौधरी अजीत सिंह ने काफी कार्य किए। अब हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी किसानों के कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी एक विनती है कि अपने नेता के हाथ मजबूत करें। नमस्कार, धन्यवाद। हमारी बहनों और बुजुर्गों, साथियों, मैं सबसे पहले तो आदरणीय चौधरी साहब को नमन करते हुए उन्हें अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ। आज मुझे भी इस जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में आने का मौका मिला। मैं भाई योगेश जी को बहुत अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। काफी कुछ चौधरी साहब के विषय में सभी साथियों ने बताया, इसमें कोई शक नहीं। एक गरीब किसान के घर से चलकर जन्म लेकर चौधरी साहब प्रधानमंत्री के पद पर बहुत ही सरल, ईमानदार स्वभाव के चौधरी साहब थे। अपना सारा जीवन उन्होंने किसानों के हित के लिए काम करने में लगाया और किसानों को आगे बढ़ाने का भी काम किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी कई साथियों ने, हमारे त्यागी जी ने भी कहा कि अगर आगे बढ़ना है तो चौधरी साहब के बताए हुए रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। एक समय में चौधरी साहब का डंका देश के कई प्रदेशों में बसता था। हम तो छोटे छोटे हुआ करते थे, बीच में काफी राजनीति में भी स्टार्टिंग सक्रिय हुए थे। जब चौधरी साहब का डंका कई प्रदेशों में बजा करता था। उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा पूरा हुआ करता था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, कौन सी ऐसी जगह थी जहां चौधरी साहब का किसानों के लिए काम नहीं था और किसानों के लिए
उन्होंने अपना सारा जीवन लगाया। अब फिर दोबारा से सभी लोगों को मेहनत करनी होगी, तभी चौथ साहब के जो बताए हुए संकल्प थे, जो उनका रास्ता था, जो किसानों के प्रति उनकी हमदर्दी थी, वो जब इस नौजवान पीढ़ी को जब तक उसके सामने नहीं आएगी तब तक आगे बढ़ने का रास्ता भी नहीं निकलेगा, मैं ऐसा मानता हूं। और इसी के लिए आप लोगों को, सब लोगों को मिलकर काम करना होगा। पहले तो जब मैं बहुत छोटा था, 7वीं 8वीं 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तभी से मुझे शौक था मीटिंगों में जाने का। मंडी में चुनावों के समय चौथ साहब की मीटिंग हुआ करती थी हमारे यहाँ भगवानगंज मंडी में मुझे अब भी याद है। आज के नेताओं में तो वाद विवाद और भाषा का भी बड़ा एक दूसरे के प्रति इस्तेमाल होता है, लेकिन मैंने खुद अपनी जबान से चौथ साहब को सुना था जब मैं छोटा सा था कि इंदिरा गांधी उनके सामने नेता हुआ करती थी तो बहन इंदिरा गांधी कहकर बोला करते थे वो, ऐसे सरल सुभाष। मैंने खुद सुना, मैं इंदिरा, बहन इंदिरा बोला करते थे। मुझे जो याद है वो ये बोला करते। आज कहाँ है? वाकई ऐसा विचार, ऐसी सादगी, ऐसा संकल्प किसानों के लिए करने का किसी और दूसरे नेता में नहीं हो सकता। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही कहूंगा, हम सभी लोगों को उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलकर हमें सभी गरीब और कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपराना गांव में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब की 122वीं जयंती की पूर्व संध्या पर इस शानदार प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे चचा सुखबीर सिंह जी और आयोजक जो हैं योगेश जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया आयोजन किया, ये हमें समय करना चाहिए। सभी ने वक्ताओं ने अपनी अपनी बात बताई है। हमारी पार्टी के सिंह आराम से बैठ जाओ। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी तेजपाल सिंह जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, चेयरमैन साहब रणवीर दहिया जी, हमारे प्रदेश के हमारे राष्ट्रीय जो है प्रवक्ता एडवोकेट अजयवीर चौधरी जी, प्रदेश के पदाधिकारी प्रदेश महासचिव रणवीर दहिया जी, ओडी त्यागी जी और तमाम जिला महानगर युवा सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता और इस गांव के बुजुर्गों और नौजवान साथियों को सभी ने अपनी अपनी बात बताई है। मेरा तो ये कहना है कि चौधरी साहब कहां से कहां पहुंचे और बुजुर्गों को हम बतावे, क्योंकि जिस आदमी ने चौधरी साहब को देखा या उन्हें सुना या उनके पैर छू लिए, वे तो महान आत्मा में तो उन्हें भी बड़ा आदमी समझता हूँ। भाई तोमर साहब को भी मौका मिल गया, तेजपाल सिंह को भी मिला, हमें तो मौका नहीं मिला उस महान भगवान, किसानों के भगवान को देखने का हमें मौका नहीं मिला। हम इस बात के इसके वो है, बाकी जिन्हें मौका मिला वो भी उन्हें बहुत तजर्बा है और बढ़िया बात है। तो मेरा मानना यह है कि किसानों के भगवान थे चौधरी साहब। चौधरी साहब ने कभी जात पात में अंतर नहीं किया। 36 बिरादरी के किसान होते हैं, उनके वो केवल एक बिरादरी को मानते थे किसान, और किसान होता है 36 बिरादरी का। उनके यहाँ कोई जाति का भेदभाव नहीं था और ईमानदारी में उनसे बड़ा नेता आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ। चौधरी साहब मुख्यमंत्री 2 बार, गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री रहे, और जब उनका स्वर्गवास हुआ तो उनके खाते में मात्र 350 रुपए निकले। लोगों ने चर्चा करी और प्रधानमंत्रियों ने और मंत्रियों ने चर्चा करी कि चौधरी साहब के खाते में क्या है, ना कोई मकान, ना कोई घर, ना कोई जमीन, और मात्र 350 रुपए उनके खाते में निकले। ये थी उनकी ईमानदारी। तो हमें सब है, अब चलो हमारी जो हमारे लोग हमारे साथ के हैं, हमसे सीनियर हैं, जो हमसे जूनियर हैं या गांव में युवा हैं,
मैं सभी युवाओं के लिए कहना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ कि सभी गांव के लोग, चाहे मेरे गांव के हैं या दैया जी के गांव के हैं या पतले के या कहीं के भी, सब अपने गांव में युवाओं को जोड़े। इस पार्टी से युवा जुड़ेगा, युवाओं को चौधरी साहब के बारे में पता चले, भाई चौधरी साहब ने क्या क्या काम किए, चौधरी साहब कहाँ से कहाँ पहुंचे। आज हम सब जो बड़े हुए बैठे हैं जमीन के मालिक, ये कहाँ से बने? सब काश्तकार हुआ करते थे। तोमर साहब ने विस्तार से बता दिया। तोमर साहब भी उन महान आदमियों में हैं, भाई इन्हें मौका मिला चौधरी साहब के पैर छूने का, उनके साथ थोड़ा बहुत काम करने का। तो जिन्होंने भी चौधरी साहब ने इतनी ईमानदारी के साथ में काम किया और किसान को कहां से कहां पहुंचाया। बड़े बड़े जमींदार थे। चौधरी साहब जब नूरपुर गांव में थे, उनकी 20 बीघा जमीन लगान के चक्कर में जमा कर ली गई थी। उन्हें वो बात खुड़क हो गई थी, उन्हें वो बात लगी हुई थी। उन्होंने जब ये पावर में आते ही जमींदारा उन्मूलन कानून जो बनाया, इसमें कर दिया 62.5 बीघे से फालतू जमीन किसी पे नहीं रहेगी। तो 5-5, 10 हजार के हजारों बीघे के किसान जो थे वो सब एक रात में खत्म कर दिए और अगले दिन से जो जितनी जमीन जोत रहा था वो उसका मालिक हो गया। 62.5 बीघे के सब बढ़ा दिया। और जो ऐसी समाज है हमारा, इन्हें भी एहसान नहीं भूलना चाहिए और किसी भी बिरादरी को चौधरी साहब का तो एहसान नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो जमीन सब में बटी। अरे भैया बैठे रहो, आराम से सुन लो बेटा। जब जमीन सब में बटी और बचने के बाद फिर वो कानून लाए चकबंदी वाला। चकबंदी कानून आने के बाद में जो जमीन बची राष्ट्रीय खेत बनाने के बाद, उस जमीन के एलएमसी दर्ज होगी और एलएमसी में उसके पट्टे काट दिए गए। सभी ऐसी समाज को पट्टे मिले, आज सब मजे ले रहे हैं उसके। तो हमें ऐसी महान आत्मा को नहीं बढ़ना चाहिए। और विशेष ओडी त्यागी जी ने बताया, भाई इस हर बार ही मनाते हैं पर इस बार जो है विशेष है, क्योंकि चौधरी साहब को भारत रत्न से नवाजा गया है। ये बहुत पहले मिलना चाहिए था, वो इसके हकदार सबसे ज्यादा थे। तो भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब की चरणों में अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ, सभी संकल्प लें। पार्टी के लोग जितने भी हैं वो निष्ठा से, ईमानदारी से, भेदभाव ना करके पार्टी को आगे बढ़ावें और अपनी पार्टी में निष्ठा से काम करें। धन्यवाद। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी सभी। और जिन जिन के नाम सत्येंद्र तोमर जी ने लिए थे वो सब ये कहीं सही जट्टो वाली बात है। आपका ले लिया था। अच्छा, महानगर के अध्यक्ष रेखा चौधरी जी, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज चौधरी चरण सिंह जी की 122वीं जयंती की पूर्व संध्या है। चौधरी साहब को भारत रत्न मिलने के बाद पहली बार हम ये जयंती मना रहे हैं और एक सप्ताह से प्रत्येक जिले में बड़े बड़े कार्यक्रम चौधरी साहब के नाम पर हो रहे हैं। मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने चौधरी साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। साथियों, मैं अपने युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बुजुर्गों ने तो अपना काम कर दिया। उन्होंने चौधरी साहब को ताकत दी और इतनी ताकत दी कि उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। हमारे बीच में मोदी नगर की विधायक श्रीमती मंजू सिवाज जी आ गई हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो साथियों, मैं अपने युवा साथियों से ये निवेदन कर रहा था कि हमारे बुजुर्गों ने अपना काम कर दिया। उन्होंने चौधरी साहब को वो ताकत दी कि वो देश में 4 बार केंद्रीय मंत्री बने। तो मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि हमारे बुजुर्गों ने तो अपना काम कर दिया, अब जिम्मेदारी हमारी है। और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम आदरणीय जयंत चौधरी जी को इतनी ताकत दें कि दिल्ली में आदरणीय जयंत चौधरी जी मजबूत हों।
साथियों, जब जब चौधरी चरण सिंह जी को, चौधरी अजीत सिंह जी को जब जब ताकत मिली, तब तब उन्होंने किसानों के, मजदूरों के, गरीब तबके के हित में काम करे। उससे पहले सारे वक्ताओं ने बताया कि चौधरी चरण सिंह जी ने और चौधरी अजीत सिंह जी ने सबके हितों के क्या क्या काम किए। बहुत ज्यादा ना कहते हुए मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग 3 बजे से बैठे हैं, 5:30 बज गए। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि फपराना तो साथियों मेरा गांव है। फपराने में मेरे गोत्र के बुजुर्ग रहते हैं और हमारे बुजुर्ग भी फपराने से निकले हुए थे। चौधरी चरण सिंह जी के परिवार में और हमारे परिवार में एक ये समानता है कि जैसे वो भटौना से निकलकर नूरपुर आए, नूरपुर से निकलकर भदोला आए, भदोला से भूपखेड़ी गए, तो ऐसे ही हमारे परिवार के लोग फपराना से निकलकर नली हुसैनपुर गए, नली हुसैनपुर से ध्यानतपुर गए, और हम लोग फपराना में हमारे बुजुर्गों का निकास है। मैं तो जब जब फपराना आता हूं, हमारे गांव में हमें कोई गोत्र से नहीं जानता, हमें अभी भी गांव में कहते हैं ये फपरानियां हैं। तो मैं तो जब जब फपराने में आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने बुजुर्गों के तीर्थ स्थल पर आया हूं और मेरा सर श्रद्धा से झुक जाता। तो बहुत ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि अपना घर है, आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, आपको विधायक जी को और सांसद जी को भी सुनना है, तो मैं तो चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपने युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल को, आदरणीय जयंत चौधरी जी को मजबूत करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय चौधरी चरण सिंह। हुई विशाल मैं फपराना बहुत ही ऐतिहासिक गांव है। मैं 5 बार जिलाध्यक्ष रहा हूँ। फपराना ने हमेशा इस विधानसभा में लोक दल का नामों पर हमेशा, और आज भी किसी से पीछे नहीं। तो मेरा सर्वप्रथम प्रिय गांव फपराना, भोजपुरी 5-7 गांव है इस इलाके के, जो लोक दल की राज हमेशा, बतला भी उसमें एक है मेरा गाँव। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। माननीय विधायक जी आई है, हमारी क्षेत्रीय विधायक है, मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूँ कि भाई वो शोर साहब के कार्यक्रम में, क्योंकि इनका भी अपना कार्यक्रम है। नगर अध्यक्ष हमारी गाजियाबाद रेखा चौधरी जी ये भी आई हैं, बात में आई है। बाकी जितने भी मेरे वरिष्ठ साथी लोक दल के पदाधिकारी स्टेज पे बैठे, उनका सबका सम्मान करते हुए, और तमाम युवा साथी मेरे, उनका भी धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ी संख्या में आए हैं और आगे आने की जरूरत युवाओं की है। जयदीप कान कर तो सुनने, भैया तुम्हारा भविष्य है। हमने तो वो काम करा है जो अभी तक ना करा, हमारे बुजुर्गों ने करा। हमने चौधरी अजीत सिंह का पूरा टैंक बैठा तरीके से चलवाया। अब आपकी बारी है। जैन चौधरी का हम तो है चौधरी साहब के साथ आज भी, जब तक है जैन चौधरी के हैं, दूसरे के नहीं, हम किसी के। और आने वाले टाइम में मैं युवाओं से उम्मीद करता हूँ अब वो जैन चौधरी का साथ दें और उन्हें वो भरपूर ताकत दें, और जिससे हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की राह पर वो चलने। माननीय सांसद जी आगे, उनका स्वागत है। भाई सांसद जी का बहुत बहुत स्वागत है। बैठो 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 एमपी साहब बैठो, विधायक जी।
भाई बैठ लो भाई सब। बैठ लो भाई, सभी साथी बैठे। आप भी कर लो काम से थोड़ा सा। अभी मीटिंग चलेगी, अभी डिस्टर्ब ना करें प्लीज। सब बैठ जाओ भाई। ट्रेन है और इसमें चौधरी अजीत सिंह की महत्वपूर्ण कड़ी रही अपने टाइम में। किसानों को 44 शुगर मिल देकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास लिखा, जिससे आज गन्ना किसान खुशहाली में। तो मैं योगेश पपराना का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अच्छी मीटिंग करवाई, बढ़िया व्यवस्था करी। और पूरा लोकदल सांसद जी पूरा गाजियाबाद जिला यहाँ एग्रीत है, जिले से लेकर महानगर से लेकर विधायक तक सब, क्योंकि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह में सबकी आस्था है। लोकदल का कोई ऐसा नेता नहीं जो आस्था नहीं रखता हो, और जो ना आस्था रखता अपने घर बैठे भैया मैं बता रहा हूँ। क्योंकि उस महापुरुष का जितनी भी बात करी जा वो कम है। मैं सर्विस करता था आगरा लाल फोर्ट किले के सामने, उनकी मीटिंग की। मैं काम छोड़ के उनकी मीटिंग के टाइम पर, और जहाँ भी चोर साहब की पता चली कि यहाँ मीटिंग है, तो उनका 1-1 घंटे का भाषण सड़क जाम हो जाता है। आज कोई भाषण दे रहा, चोर साहब की बात सुनने के लिए 1 घंटा सड़क जाम हो जाती थी, और वो मुद्दों की बात करते थे, किसान की बात करते। तो ऐसे महापुरुष के लिए मैं बार बार नमन करता हूँ और सबका धन्यवाद करता हूँ। आप बड़ी संख्या में आए, और मैं एक अनुरोध सबसे करता हूँ, अब उनके बताए हुए रास्ते पर, उनका सबसे बड़ा रास्ता था ईमानदारी। ईमानदारी के रास्ते पे चलोगे, कभी तंग नहीं होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी, हम तो अपनी कहते हैं। योगेश जी के द्वारा आयोजित इस सभा में यहाँ मंच पर पधारे आदरणीय MP साहब, हमारे लोकदल के अध्यक्ष जी, सभी आदरणीय भाइयों बहनों, सभी को सादर प्रणाम। और मैं आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को नमन करती हूँ कि उनकी बदौलत आज किसान खुशहाल। जो महापुरुष हैं वो किसी भी दल से संबंधित हों, किसी भी जाति के हों, शहर के हों, गांव के हों, उनका सभी सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि वो कभी ये नहीं सोचते कि मुझे इस खास वर्ग के लिए काम करना है या मुझे सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए काम करना है। वो बहुत पूरे देश के लिए काम करते हैं। और अगर चौधरी साहब ने किसानों को इतने हक ना दिए होते तो आज किसान की हालत उतनी अच्छी ना होती। हमारा वेस्टर्न यूपी का किसान तो फिर भी संपन्न है, लेकिन और जगह अगर हम जाके देखें तो हमारा किसान जो है बहुत खराब हालत में था, और आज भी हमारे उत्तर प्रदेश के, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत पीछे है। तो सोचिए चौधरी साहब से पहले वो किसान की क्या हालत रही होगी। और सच पूछे तो दिल्ली का रास्ता गांव के व्यक्ति को दिखाने वाले आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी थे। नहीं तो दिल्ली में कौन धोती कुर्ते वाले को, कौन पजामा कुर्ते वाले को पूछता था, उनको गांव का आदमी कह दिया जाता था। ये सच बात है। जो इंडिपेंडेंस के बाद है वो सारे एरिस्टोक्रेटिक लोग थे, जो विलायत से पढ़ के आ रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्री लेके आ रहे हैं, राजशाही के परिवार हैं, जमींदारे के परिवार हैं, जो हमारी रियासतें बटी थी उनके परिवार हैं, वो सारे पॉलिटिक्स में थे। तो उनका एक अलग औरा था, एक रॉयल राजसी औरा था। तो वो बात भी और उनका सोचने का नजरिया भी राजसी होता था। क्योंकि हम कभी नेहरू जी को ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो गरीब किसान की प्रॉब्लम को समझेंगे, और हम ये सोच सकते हैं कि चौधरी साहब उसी जगह से निकले हैं, तो वो गरीब की, किसान की, गांव के रहने वाले की प्रॉब्लम को बखूबी समझते थे। इसलिए उन्होंने अपने मन में आत्मसात कर रखा था कि यदि मुझे पावर मिली तो मैं ये काम करूंगा। और मुझे लगता है कि उनसे ये चीज हमें सीखनी चाहिए कि अगर हमें पावर मिली तो हम ये करेंगे, अगर हमें पावर मिली तो हम पैसे कमाएंगे, ये आप नहीं रखना चाहिए। पैसा तो पीछे आता ही रहता है, संपन्नता भी आती रहती है, लेकिन अगर हम ये सपना रखें कि अगर हमें पावर मिली, हम किसी पद पे आसीन हुए, तो हम ये काम करेंगे। चॉइस आपकी अपनी अलग अलग हो सकती है। कोई महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता है, कोई किसान के लिए काम करता है, कोई पर्यावरण के लिए काम करता है, कोई जानवरों के लिए काम करता है।
वो आपकी अपनी स्वेच्छा है, लेकिन कुछ हमारे जो तबके हैं जो उनके लिए हमेशा मुझे लगता है कि मदद की जरूरत रहेगी। और मैं तो वैसे भी जब कुछ चीजें मांगती हूँ मोदी नगर के लिए तो रोना गाना बहुत कर लेती हूँ। हालांकि मैं अपने लिए जब कभी मुझे जरूरत होती है मैंने कभी रोना गाना नहीं करा, लेकिन जब मेरे क्षेत्र के लिए जरूरत होती है तो मैं हमेशा रोना रोती हूँ। किसी किसान तो गरीब ही है, कितना किसान 100 बीघे का भी हो 50 बीघे का भी हो, गरीब ही रहता है। और छोटे से छोटे बिजनेस करने वाले से आप बड़े से बड़े किसान को भी अगर नापेंगे तो बिजनेसमैन छोटे से छोटा भी अमीर निकलेगा, ये सच है। और किसान बड़े से बड़ा भी हो, बड़ी हवेली वाला भी हो, वो फाइनेंशियली कमजोर ही निकलेगा। तो किसान को तो हमेशा मदद की जरूरत होती है। अब हम तो क्या कर सकते थे कि किसान को भूमि अधिग्रहण में पैसा ज्यादा दिलवा दो, तो उसमें एड़ी चोटी का जोर लगाया कि जी हमारे तो किसान गरीब है, किसान की जमीन चली जाएगी जी, वो बेचारा क्या करेगा। खूब रोना गाना करा तो अपने किसानों को मिल गया। मुझे ये लगता है कि हम जो अपने महापुरुषों से सीखते हैं उसको आत्मसात करना चाहिए, चाहे हम 1% करें। और देखिए चौधरी साहब ने पूरा जीवन लगा दिया। आज हमारा जो मान सम्मान है गांव के लोगों का, आज भी हमारे लगभग 75% लोग हम गांव में ही रहते हैं, 70 से 75%। और उन ग्रामीणों में लगभग हम 55% ऐसे हैं जिनके पास जमीन है, और बाकी के लोग उन जमीन वाले किसानों के ऊपर निर्भर, जो उनके वर्कर हैं या उनके नौकरी करते हैं या उनके गांव में रहते हैं, उनके ऊपर निर्भर हैं। तो आज भी हम चाहे देश कितना ही आगे बढ़ गया है, परमाणु युग में चला गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चला गया, लेकिन हम खेती करने वाले किसान को नहीं भूल सकते। हिंदुस्तान में खेती करने वाले किसान को भूलेंगे तो हमारी राजनीति या हमारी मानवता ही नहीं, पूरा लगता है कि मुझे विश्व के लिए संकट पैदा हो जाएगा। और किसान के बिना, ग्रामीण व्यक्ति के बिना मुझे लगता है किसी की जिंदगी नहीं चल सकती, क्योंकि रोटी तो सभी ने खानी है, चाहे व्यापारी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। तो किसान का हमेशा एक सम्मान बना रहना चाहिए। और किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए जितना हम सरकार में रहते हुए, जनप्रतिनिधि के रूप में, सामाजिक व्यक्ति के रूप में, उनको जिस भी फील्ड में जितना कर सके निश्चित हमें करना चाहिए। और चौधरी साहब ने एक बार बोला था, उनकी मैं सभी से निवेदन करूंगी, हालांकि जो मैं तो सभी की किताबें या उनकी नोट्स कहीं भी मिल जाते हैं, मैं पढ़े, इनकी भाई बात बहुत अच्छी थी, कोई भी हो महापुरुष। चौधरी साहब ये कहते थे, नेहरू जी से उन्होंने बोला कि नेहरू जी तुम इतने बड़े बड़े व्यापारी ये लेके आ रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी खुलवा रहे हो, क्योंकि अगर आप अपने बचपन में चले जाओ पोस्ट इंडिपेंडेंस में, तो ये था कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाओ, बहुत बड़े बड़े कारखाने लगाओ। हम पढ़ते थे ना कि भारत में नए नए कल कारखाने बने। उस समय आदरणीय चौधरी साहब ने बोला, अरे भाई नेहरू जी, आप इतने बड़े बड़े कल कारखाने लगाने के सपने देख रहे हो, इसका सामान खरीदेगा कौन? और उनकी बात कितनी सच थी। देखिए, अगर ब्रांडेड यहाँ पे कपड़े बनने लगे, सोचिए खरीदेगा कौन? क्या वो 25% शहरी से ही पूरा हो जाएगा? जब तक हम गांव के व्यक्ति की सामान खरीदने की क्षमता नहीं बढ़ाएंगे, उसको इस काबिल नहीं बनाएंगे कि वो बाजार जाके शॉपिंग करे, तो चाहे हमारा वो गिलास हो, चाहे हमारी ट्रे हो, चाहे हमारा फर्नीचर हो, चाहे पिज्जा बर्गर हो, सबकी दुकान नहीं चलने वाली। तो किसान को, गांव के व्यक्ति को, हमें अपने किसानों को, उनको क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। ये उनका उस समय मतलब ये है कि समझ लीजिए 50 के दशक में उनका ये थॉट था, और वो आज बिल्कुल सच होता प्रतीत होता है। मोदी नगर के ग्राफ में अगर आप देखें तो अब से 20 साल पहले मोदी नगर का ग्राफ बिल्कुल नीचे आ गया था, उदासी आ गई थी, क्योंकि मिलें बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। धीरे धीरे किसान ऊपर उठा, गांव के व्यक्ति ने, किसान ने अपने एक बेटे को दुकान खुलाई, एक बेटे को कहीं नौकरी में लगाया, तो वो किसान ने ही मोर्चा संभाला ना। जो किसान नौकरी कर रहे थे, जब मिल बंद हुई, धीरे धीरे उन्होंने और भी काम शुरू करे, और धीरे धीरे करके इन किसानों की वजह से, इन ग्रामीणों की वजह से मोदी नगर के शहर के बाजार में भी रौनक आई, क्योंकि उसकी खरीदने की क्षमता बढ़ी। तो चाहे शहर के रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे मॉल वाला हो, मैं तो सबको कहती हूँ भाई, जब तुम्हारी चीजें खरीदने के लिए गांव से शहर की तरफ व्यक्ति आएगा, तभी आपकी दुकान चलेगी, तभी व्यापार चलेगा, तभी प्रदेश की, देश की इकोनॉमी चलेगी, और तभी चाहे 1 ट्रिलियन हो, चाहे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, जब गांव वालों का, किसानों का सहयोग होगा, तभी ये इकोनॉमी बढ़ेगी, तभी जीडीपी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब योगेश जी को मैं माइक दे रहा हूँ। ताऊ जी अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं
बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ सभी का। मेरी जो जितनी भी राष्ट्रीय लोकदल लोग भी आई हैं, भाजपा लोग भी हैं, और जितने मेरे गांव के चाचा ताऊ पापा भाई बंद जितने भी हैं, मुझे बहुत खुशी है कि सब अपार आए हैं। जिससे भी कहा और जो भी साथ आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बाहर से जो आए हैं उनका सभी का, जो लोग भी हैं जो सभी आए हैं, सभी का ही तहे दिल से मैं सभी का कह रहा हूँ कि सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आए हैं। हमारी मेरठ से दिशा जी आई हैं तो सभी का बड़ा बड़ा धन्यवाद है जी। सब गाजियाबाद से आए हैं, हमारे जो है बड़े सारे बुजुर्ग हैं, ओली जी हैं, तेल जी हैं, सारे जितने भी आए हैं, ठीक है, सभी का बड़े तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं से ही नहीं आएंगे कुर्सी आप उधर कर लेंगे जी थोड़ा सा। बस धन्यवाद हो गया। आप इधर को चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम के समय अध्यक्ष चौधरी सुखबीर सिंह, मंच पर मौजूद हमारी मोदनगर से विधायक डॉक्टर मंजू शिवाज जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित त्यागी जी, चौधरी तेजपाल सिंह जी, रणवीर दहिया जी, ओडी त्यागी जी, हमारे योगेंद्र जी, रामाश्रय शर्मा जी, उनका हो गया अमरजीत बिट्टी जी, थोड़ी सी कर लो बस साइड, बस 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 ये साइड में हो जाओ सर। राम भरोसे जी चल रहा है नहीं, चल रहा है, आवाज आ रही है। राम भरोसे जी राम भरोसे जी जल्दी काम करो। देखा जी बैठते हैं जी, मेरे कट होगी हाँ कट होगी। नौजवान साथियों और हमारी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी और सतीश राठी हैं, और हमारी मात शक्ति रेखा जी बैठी हैं। अभी मुझे ऋचा जी वहां मिली है, छपरोली से जाके मिली, हमें कार्यक्रम में तो मैंने कहा मुझे वहां जाना, फपराना बोले मुझे भी जाना। और मुझे बड़ी खुशी है आज फपराने में योगेश जी ने हम इतने सब लोगों को चौधरी साहब को याद करने के लिए इकट्ठा किया। किसानों के, गरीबों के मसीहा, अभी सभी ने अपनी बात रखी, सभी वक्ताओं ने, कि जो किसान को और गांव को जो सम्मान दिलाया देश में आजादी के बाद, वो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने दिलाया। और योगेश जी से कहलवा दिया कि सबका धन्यवाद दे दो जो बाहर से आए। अब तुम तो सीधा कहते सब फपराने के, यहाँ बाहर का कोई है ही नहीं, बाहर का कोई नहीं है। अब मैं समझ रहा हूँ आप बहुत लंबे समय से बैठे हैं। अजय वीर जी कह रहे हैं 3 बजे से बैठे, 3 बजे। अब मैं एक बार तो सोच रहा था, मेरे 2 प्रोग्राम रह गए, उधर के कार्यक्रम थे। कल सत्येंद्र जी ने, योगेश ने कहा कि बोले हाँ ना फपराना। अब मैं फपराने के नाम की वजह से चला, हमने हाँ भी भर दिया, वरना मैं हाँ भी नहीं भरता। आज के कार्यक्रम बहुत थे, 2 छोड़ के आया हूँ, और क्योंकि चौधरी साहब को याद करने वाला कार्यक्रम था, फपराने में था। फपराने से तो वैसे भी हमें विशेष लगाव भी है, बचपन से आ रहे फपराने। आज हम सब चौधरी साहब को याद करने के लिए इकट्ठा भी हैं, और बात भी सबने अपने पे विचार रखे, चौधरी साहब के बारे में बताया। और मुझे इसलिए खुशी होती है जब मैं लोकसभा में
जब सदन चलता है, सत्र शुरू होता है और सदन चलता है, तो पूरे देश के सांसद वहां पहुंचते हैं सदन में, क्योंकि मुझे सौभाग्य भी ये मिला, प्राप्त हुआ, और आप लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ कि मैं ऐसी लोकसभा से सांसद चुना गया जो श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कर्मभूमि। जब मैं संसद में जाता हूं तो पूछते हैं मुझे सांसद, आप कहां से? मैं बागपत से हूं। बोले चौधरी चरण सिंह जी की सीट से हो। तो बहुत सारे सांसद मैं देखता हूँ, तो एक बात है कि बहुत सारे सांसद मेरे पैर छू लेते हैं इसी बात से कि यार ऐसी भूमि है, उनकी सीट से, चौधरी चरण सिंह की सीट से मेरे पैर छू लेते हैं। मैं खुद भावुक हो जाता हूँ। वो बताते हैं बहुत सारे सांसद मुझे, जो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, वो कहते हैं हम जो राजनीति में जो हम देन है, हम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की देन है। और वो लोग बताते हैं जो सामान्य किसान परिवार से, सामान्य मजदूरों के घर से, जो सामान्य, चाहे वो माइनॉरिटी के हों, अल्पसंख्यक समुदाय से हों, जिन लोगों को देश की राजनीति में भाग लेने का अवसर मिला, लोकसभा में जिनके बड़ों ने और जो अब दूसरी पीढ़ी ने जो लोकसभा में जा रहे हैं, वो बताते हैं कि हमें सबसे पहले विधायक बनाने का काम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने किया। कई सारे सांसद मिलते हैं। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी में आयुधा चुनाव जीत का है अभी, और एकदम कहते हैं जब उन्हें पता चला कि मैं वहां से चुनाव जीत के आया हूं, तो बुजुर्ग आदमी है, मेरी कोल भूली उसने, उन्होंने कहा कि आप तो हमारे देवता के स्थान से चुनाव जीत कर आए। उन्होंने सीने से लगा दिया। वो कहते थे चौधरी चरण सिंह जी ने आजादी के बाद अगर गांव के गरीब आदमी को, सामान्य किसान परिवार से किसी को प्रदेश की विधानसभा में, देश की लोकसभा में भेजने का काम किया तो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह ने किया, वरना कोई किसान का गरीब के बारे में नहीं सोचता था कि ये लोकसभा और विधानसभा में जाए। ये काम चौधरी चरण सिंह ने। भगीरथ चौधरी मंत्री हैं इस समय भाजपा सरकार में, और जब मैं उनसे मिला तो वो कह रहे पहली बार मुझे विधायक चौधरी चरण सिंह जी ने उन्होंने टिकट दिया, उन्होंने बना, वरना हम तो राजनीति में आते ही नहीं, हम तो बहुत छोटे किसान परिवार से, और इसलिए उन्होंने भेजा आम आदमी को गांव के, कि जिसको गांव की तकलीफ पता थी, जो गांव की मिट्टी में पला और बड़ा हुआ, उसको गांव की तकलीफ पता थी, किसान की, गरीब की, मजदूर की, और गांव की दिक्कतें क्या है। शहर के आदमी में, गांव के आदमी में, शहर के में और गांव के में बहुत अंतर था। शहर के आदमी को गांव की तकलीफ नहीं पता थी। इसीलिए चौधरी साहब कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता ये तो खलिहान से होकर जाता है। और आज जो वर्तमान सरकार है, मैं इसलिए कहना चाहूंगा, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, जब उनके विचारों को पढ़ा, उनकी सोच को पढ़ा, और सरकार ने भी अध्ययन किया, तो उन्होंने कहा कि आजादी के बाद में ये ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने देश की तरक्की के लिए, गांव की और गरीब की बेहतरी के लिए काम किया 24 घंटे। इसलिए भारत रत्न चौधरी साहब को दिया। और आज तमाम सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं आज जितनी चल रही हैं, वो सभी योजनाओं पर केंद्र सरकार उन पे काम कर रही है जो चौधरी चरण सिंह जी की सोच थी, जो चौधरी चरण सिंह जी का सपना था, और जो उनके विचार थे कि गांव को मजबूत करो, गरीब को मजबूत करो, उसको खुशहाल करो, तभी देश हमारा तरक्की करेगा। सारी योजनाएं हुई। वो कहते थे जो हमारे लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उनके पक्षधर थे चौधरी साहब। और आज हमारी देश की सरकार सारी जो योजना लेकर आई है, विश्वकर्मा योजना है, महिलाओं के उत्थान की योजना है, चौधरी साहब चर्चा करते थे। छोटे छोटे जो दस्तकार है, चाहे आपका बढ़ई है, लोहार है, कुम्हार है, जो दस्तकार है, उनकी दस्तकारी कमजोर ना हो, ये सब चौधरी साहब उन पर काम करते थे। देश की सरकार भी वही काम कर रही, और प्रदेश की योजनाएं भी वही। और मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं, जब चौधरी साहब का जन्मदिन आता है, हम सप्ताह चलाते हैं, हफ्ता चलाते हैं, विचार गोष्ठी करते हैं, गांव के लोग भी करते हैं, और ज्यादातर मैं देखता हूं कि जो एक दल की विचारधारा से जुड़े हैं वो लोग करते हैं। लेकिन चौधरी साहब की विचारधारा एक दल तक सीमित नहीं थी। चौधरी साहब की विचारधारा
इस देश के हर जाति धर्म और वर्ग के आदमी के उत्थान के लिए उनकी विचारधारा। हमें उनकी विचारधारा को आत्मसात करना चाहिए। अब ये नहीं कि जब तक ये सप्ताह चलेगा हमने विचार कर लिया, सोच लिया और ये विचार गोष्ठी कर ली, उसके बाद हम चले गए, हमारी बातें अखबार में छप गई और फिर हम उस पर काम नहीं करते। अगर किसान की बेहतरी चाहते हो, इस देश को जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना, अगर ये सपना साकार करना है कि जो चौधरी साहब के विचार हैं वो गांव के प्रत्येक घर में रहने चाहिए, प्रत्येक घर में, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। शिष्टाचार की किताब है, अगर एक एक शब्द पढ़ लोगे, एक एक शब्द, तो जो घर में झगड़े हैं ना, जैसी कहानियां और जैसे विचार अब हमारे हो गए राजनीति में, मेरे खूब याद है अच्छी तरह जब चौधरी साहब ने दल बनाया और उनका प्रत्याशी, जो प्रत्याशी उन्होंने बना दिया, जो चुनाव लड़ने आता था, हाल तो सब गांवों में जाता भी नहीं था, और जिस गांव में गया तो वो एक घेर में किसी में जाता था, पूरा गांव उन्हें देखने वहां जाता था, उनकी बात सुनने जाता था और उनकी विचारधारा को वोट देता था। भाई चौधरी साहब की पार्टी का प्रत्याशी है, इसके लिए आज कितना बदलाव है। अब ये मीटिंग योगेश के घर में हो रही है, विचार गोष्ठी, चौधरी साहब के विचार गोष्ठी, लेकिन जो दूसरा मोहल्ला है वो इसी बात पर नाराज होगा कि भाई आपका ये योगेश ही मजबूत कर लेगा इस राष्ट्रीय लोकदल को। ये चीजें हैं और मैंने बहुत महसूस किया है। हम तो जब गांवों में जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि गांव में प्रत्येक परिवार में जाऊं, लेकिन जब हम अपने विचारों के अनुरूप हम घेर में किसी में जाकर एक बुजुर्ग के पैर छू लें और उनसे कहते हैं आशीर्वाद दे दो, तो जो लड़का दूर खड़ा रहा, अगर उससे हाथ ना मिलाएंगे, वो कहते हैं बुड्ढे से ले लेना वोट। ये विचारों में थोड़ी सी हमारी खामी आई है और ये विचार हमें बदलने पड़ेंगे। अगर हम चौधरी चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं और किसान की, गांव की, गरीब की हम खुशहाली चाहते हैं, तो हमें ये विचार बदलने पड़ेंगे जो हमारे विचार हो गए कि अगर योगेश के घेर में प्रोग्राम हो गया तो दूसरा वाला नाराज है, और अगर हम योगेश के पिताजी से मिल गए तो योगेश ही नाराज है कि अब की बार यही दिलवा देंगे वो। इस तरह ना हमारी विचारधारा मजबूत होगी, ना दल मजबूत होंगे, ना हमारा जो समाज है, सामाजिक जो ढांचा हमारा ये भी ठीक नहीं होने वाला। और तभी तो दिक्कतें हैं। किसान कहता है गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, किसान कहता है कि हमें गन्ने का बढ़िया भाव नहीं मिल रहा, कभी कहते हैं नहर में पानी नहीं आ रहा, और हमने अपने विचारों को चौधरी चरण सिंह जी को याद तो कर रहे हैं लेकिन उनसे अलग कर लिया। हम आपस में एक दूसरे के साथ नहीं है। अगर गन्ने के भुगतान के लिए आपको कलेक्टर के जाना हो तो जो एक ट्रैक्टर जुड़ गया दूसरा वाला जोड़े नहीं जान पूछ के। अब भाई जिन्हें जोड़ लिया भाई इसको तो सारा देश जान जाएगा, अब इसको रोकना, बाकी किसी को रोकना ही नहीं। ये हमें विचार तो बदलने पड़ेंगे। इस किताब को पढ़ो, पुस्तक को पढ़ो, चौधरी चरण सिंह जी वाली, मतलब वहां तक तो आना पड़ेगा। ये जो दिक्कतें हैं, क्यों विचारधारा कमजोर है और क्यों ब्यूरोक्रेसी किसान के ऊपर, मजदूर के ऊपर जो उनकी जिम्मेदारी उसे पूरा क्यों नहीं कर रही है। इसकी जिम्मेदारी भी हम लोगों की है, उसके जिम्मेदार भी हम हैं और इसीलिए जिम्मेदार हैं। हमने वो सोच बदल दी। हम ऐसे हो गए अगर गांव में कोई जागरूक एक आदमी आगे निकल रहा है तो 10 एक ही काम पे लग जाएंगे, दूसरा काम छोड़ दे, अपनी खेती छोड़ देंगे। उसके पैर पकड़ कर खींचना, इसको कैसे खींचे पिक्चर को, कैसा फर्जी मुकदमे लगवा दे, कैसे इसको परेशान कर दे, कैसे इसके सामने दिक्कतें कर दे, कैसे झूठी शिकायतें कर दे। भाई इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। गांव में चुनाव होने लगे, प्रधानी के चुनाव हो, जब चुनाव डिक्लेयर होगा तो 5-5, 6-6 लोग खड़े होंगे और जो जीत जाएगा और जो हार जाएंगे वो जीतने वालों को काम न करने, फिर उसकी शिकायतों में लग जाएंगे। इन चीजों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। चौधरी साहब भी कहते थे इन बात को, वो ये कहते चुनाव में प्रतिनिधि जो चुना गया, अब 5 साल उसकी जिम्मेदारी है काम करना, सेवा करना, जो उनके दायित्व है उनको पूरा करना। और आपके दायित्व ये है कि उनसे काम लेना, ये नहीं है कि खड़े होकर आलोचना करना। आलोचना से नहीं काम चलने वाला। और इकट्ठे होकर काम करो, इकट्ठे होकर चलो। चौधरी साहब ने बहुत कर झेले, मुझे खूब याद है। मैं जब कभी कभी पढ़ता हूँ
तो माता जी वो भी नौकरी करते थे, पता है बहुत कितने सामान्य परिवार से चौधरी चरण सिंह थे। नूरपुर में जन्म हुआ, 1 साल बाद भूतगढ़ी चले गए और वहां रहे 20-21 साल। प्राइमरी स्कूल जाननी में वहां पढ़े और जाननी की परीक्षा जब प्राइमरी स्कूल की 5वीं की परीक्षा तो दूसरे गांव में हुआ कराई, शिवाल में परीक्षा हुई, वहां परीक्षा दे के आए। उसके बाद में बदौला में चले आए, चौधरी साहब पढ़ने चले गए और जब तहसील में वकालत कर रहे थे, आजादी की लड़ाई में जेल चले गए और जेल जाने के बाद में परिवार काफी कमजोरी में था। माताजी कमरे को छोड़कर जा रहते थे चौधरी साहब और भदौला गांव में चलिए। जब तो ऐसे थोड़ी कार चलती थी, बस वो तो एक आदमी बस थी, उसमें बैठकर मोदरे लड़ाई होंगी, वहां से फिर पैदल अपना भदौले की तरफ को बच्चों को कंधे बैठाकर। ऐसे कष्टों के बाद चौधरी चरण सिंह ने बड़ा उन्होंने बिना इसकी आवाज बोलूंगा सांसद जी, किसान के लिए, गांव के लिए, थोड़ी आवाज कम कर लो भाई। किसान के लिए, गांव के लिए उन्होंने त्याग बहुत किया है। और जब पढ़ाई के बाद में सवाल आया था कि नौकरी करनी है और नौकरी का ऑफर भी मिले, तो जहां से भी ऑफर मिले नौकरी से, वो स्कूलों के नाम जाति के नाम पर थे, स्कूलों के नाम। उन्होंने कहा कि मैं अगर जाति का नाम हटा दो, मैं नौकरी करने आ जाऊंगा। मैनेजमेंट ने जातियों के नाम हटाने से मना कर दिया, तो चौधरी साहब ने नौकरी करने से भी इनकार कर दिया। ये सिद्धांत थे उनके, ये वसूल थे उनके। और पूरा समय गांव के लिए, गांव की बेहतरी के लिए, किसान और मजदूर के लिए। अभी तो बताया विधायक जी ने, तेजपाल सिंह ने बताया और जितने वक्ताओं ने सभी ने बताया, और सभी जानते कि जो आज किसान अपनी जोत के मालिक हैं, उसकी देन चौधरी चरण सिंह जी हैं। तभी हमारे चेहरे पर खुशी। लेकिन जितना समय उनको केंद्र सरकार में मिलना चाहिए था हमारे देश की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए, ये दुर्भाग्य भी है देश का भी और गांव की पृष्ठभूमि का कि उनको पूरा समय नहीं मिल पाया। अगर उनको पूरा समय करने का मिलता तो आज हमारे देश का और गांव का और किसानों का नक्शा ही कुछ और होता। बहुत कम समय मिला, उसमें भी बहुत कुछ कर गए। किसानों के लिए मंत्रालय का गठन कर गए, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उनकी देन। तो मेरा तो सभी से एक ही आग्रह है कि चौधरी साहब को जो पढ़ो, पढ़ने के साथ अपने विचार गांव के भी बदलो। ऐसा भी कर लो जैसा चौधरी साहब ने हमारे बुजुर्गों के साथ जो उन्होंने संस्कार उनके साथ उन्होंने आगे बढ़ाए। ऐसा मत करो जब राजनीतिक दल के लोग गांव में आवे तो तभी ताकत मिलेगी। ऐसा कि जब अगर एक घेर में आ गया तो दूसरे वाला नाराज है। इस चीज को छोड़ दो, इससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। ठीक है चांदवीर, तू नहीं गड़बड़ करता है। और अभी बहुत देर से वो हमारे अभी अजय वीर तो ये कह रहे थे कि महक तो आ रही है पकौड़ियों की। अब मैं भी महसूस कर रहा था। ओडी त्यागी जी, आप तो के साथ लेना। मैं आपका आभार, अपना इस बात के लिए भी आभार व्यक्त कर लेता हूं और आपका धन्यवाद भी देता हूं कि चुनाव के दौरान आपने जो प्यार आशीर्वाद मुझे दिया। और मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को मुझसे पूछते हैं वहां पर। एक दिन विधायक जी मैं बैठा था, उसमें हमारी रामाधर जी मीटिंग थी हमारी पार्लियामेंट कमेटी की। उस कमेटी के बाद में शत्रुघ्न सिन्हा, एक पुलिस के डीजीपी थे राजस्थान के, वो भी सांसद हैं 2 बार से, एक और बड़े सांसद बैठे थे। हम मीटिंग के बाद में लंच के लिए बैठ गए तो वो कहने लगे, उन्होंने चर्चा शुरू करी, मुझे तो 22 करोड़ लगे चुनाव में, एक ना का मेरे 35 करोड़ लगे। वो मुझसे कहने लगे सांगवान जी आपके। मैं कहा जी मैं तो सही बता रहा हूँ, मेरा तो 1 रुपया भी नहीं लगा और सच्चाई में नहीं लगा। और मैं सही कह रहा हूँ जी, मैं तो इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ कि मेरा वास्तव में इस चुनाव में 1 रुपया भी लगा, 1 रुपया मेरा नहीं लगा। अब वो चाहे किसी का लगा। आप लोगों ने घोड़ा गाड़ी कुछ भी करा और मेरे जैसे देखो, इसलिए मुझे लगता है मैं तो चौधरी साहब को नमन करता हूँ कि जो कुछ सीखा और जो समझा, मैं तो इनसे समझा, इनसे सीखा। मुझे अभी पार्लियामेंट में बोलने का संविधान पर मौका मिल रहा था, हालांकि वो मुझे समय कम मिला
मैं बताता सारी चीज़ जो मैंने इनसे सीखी है और जो मुझे इनसे मिली, प्राप्त हुई, और जिससे मुझे वहाँ पहुँचने का भी मौका मिला। आपने मुझे पूरा प्यार और आशीर्वाद दिया, चुनाव में भरपूर आशीर्वाद मिला, सब ने काम किया। और मेरे जैसे आदमी से ना आपने घोड़ा ना गाड़ी, और वो शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे आप तो वो भी नहीं मांगी। मांगा मेरे पे था ही नहीं कुछ, मांग के क्या देने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं। और मुझे तो उन्होंने दिया ही दिया, आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, वोट दिए और नोट भी दिए। हैं जी, नोट भी दिए कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ पूरी लोकसभा में, संसद में, जिसका 1 रुपया चुनाव में जिसके पास न था न उसने लगाया, वो सांसद बना दिया आप लोगों ने। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फपराने वालों का भी, और फपराने के आसपास से जितने हमारी पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम टीम, तमाम साथी, तमाम पदाधिकारी, विधायक जी, राम आथरे जी, जिस मन से इन्होंने मेरा सहयोग किया, आज मुझे अच्छा अवसर भी मिल रहा है इनका धन्यवाद देने का। वैसा तो भी मौका मिला नहीं, ये तो फपराने में पहली मीटिंग हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो काम भी हुआ करे बता दिया करो। बाकी आप जानते हो सांसद के विधायक जी पे तो काम होते हैं भाई, काम तो सारे प्रदेश से होते हैं, शासन से। केंद्र सरकार की तो योजना है, प्रदेश सरकार लागू करती है, लेकिन हमने दोनों ने तय कर रखा है। मगर विधायक जी जो मुद्दे हैं इकट्ठे उठाएंगे। अब डबल इंजन की सरकार तभी तो हम कहेंगे। सही बात है। हम दोनों मिलकर काम करेंगे, बेहतर काम कर लेंगे। सही बात है। जो आपके विचार हैं, जो दिक्कत है, जो परेशानी है हमारे क्षेत्र की, हम दोनों लगकर आपकी समस्याओं में पूरी जी जान लगा देंगे, पूरा रात दिन एक कर देंगे। आप जो बातें हों निसंकोच बताया करो। हम चाहते हैं कि सरकार की योजना का अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। प्रदेश सरकार की योजना जो है वो अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे। किसान भी खुशहाल हो, बेरोजगार भी खुशहाल हो, नौजवान भी ठीक हो, और हमारा गरीब और मजदूर है वो भी ठीक हमारा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, धन्यवाद। इतनी जोर से ना बोल सकते। बस अध्यक्ष जी की तरफ से, पिताजी की तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद है जी। और सब खाना सुनो, यहाँ जलपान का प्रोग्राम है, कोई भी ऐसा ना जावे बिना खाए पिए ना जावे। ठीक है जी, सुनो आप जी। मैं ऋचा सिंह हूँ और मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ खेल प्रकोष्ठ राष्ट्रीय लोकदल। मैं मेरठ से आई हूँ। आज किसान गोष्ठी है, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए आज ये गोष्ठी फकराना में रखी गई है, योगेश भाई जी के घर पे। उसी गोष्ठी में शामिल होने हमारी पूरी टीम आई।